हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल शिक्षामी जेई। अगर आप एएमयू बीटेक एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में हम एएमयू बीटेक एंट्रेंस के केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सिर्फ करेक्ट आंसर निकालना ही हमारा मोटिव नहीं होगा। हम आपको इस क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर रहे होंगे उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें लॉजिक क्या क्या यूज हो रहा है, वो सब आपको बताएंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप एग्जाम में, मेन एग्जाम में मतलब, आप जो है बहुत एक्यूरेटली और कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर हूं मोहम्मद तारिक अंसारी, मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। अच्छा, मेरा फोकस ये रहेगा आपके लिए कि आप सिर्फ करेक्ट आंसर ही ना देखें। मतलब ये नहीं है क्वेश्चन आया है आपको सिर्फ करेक्ट आंसर से मतलब है, ऐसा नहीं करना आप। ठीक, आप उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना, मैं आपको समझाऊंगा, और उसके पीछे का लॉजिक जो है वो भी आपको समझाऊंगा। इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा, इससे आप बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर पाएंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, एक रिक्वेस्ट छोटी सी और है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो मैं तो उसे सॉल्व करूंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर लेना। आप वीडियो पॉज करके अपने तरीके से उसको सॉल्व करना, जो भी आपकी नॉलेज है उसके बेसिस पर। ठीक, फिर आप क्रॉस चेक करेंगे। अगर आपका भी आंसर सही आ रहा है, मेरा भी सही आ रहा है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है तो आप बीच में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसको क्रॉस चेक करेंगे, आप उसको देखेंगे, तो इससे क्या क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। हाँ, यही एक सबसे सही तरीका है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो आपको भी पेन और नोटबुक लेके बैठना है, उसको सॉल्व करना है। बाकी आपका चॉइस है भाई, मैं तो आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, चीजों को बेहतर तरीके से बता सकता हूं, और आपकी बेहतरी के लिए ही मैं काम कर रहा हूं। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब इसमें एक बात और है ना, वीडियो जब लास्ट में खत्म हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक, और हमारे चैनल को, शिक्षामी जेई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल जो है वो प्रेस कर दीजिएगा। उससे ये है कि नेक्स्ट चैप्टर का जो वीडियो आएगा, ठीक है, जो हम अपलोड करेंगे, वो आपको फौरन मिल जाएगा। ठीक है, तुरंत हर एक अपडेट शिक्षामी जेई की आपको तुरंत मिल जाएगी, फौरन के फौरन मिल जाएगी। ठीक है, और इससे आप अपडेट रहेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे चैनल पे आती जा रही हैं, और सब यूजफुल चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो बेकार की चीज हो, सब आपके काम आएंगी एएमयू बीटेक एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये सीरीज हमने शुरू की है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। ठीक, उसमें ये पहला लेक्चर है मेरा केमिस्ट्री का। ठीक है, और इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर चूज किया है। कौन सा है साहब? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या करने वाले हैं सर हम इसमें, कि क्या क्या होने वाला है? तो बेटा इस चैप्टर के अब तक जितने भी क्वेश्चंस बीटेक, एएमयू बीटेक में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 100 ग्राम। ओके, और आपको मास दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है बात? ठीक, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है साहब, चीजें क्या है? तो बेटा एक थंब हमारे पास जो है फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है, मतलब कि आपको याद रखना है। वो क्या है साहब? वो ये होता है बेटा कि किसी भी चीज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो पार्टिकल की जगह इलेक्ट्रॉन रख देंगे, प्रोटॉन की बात कर रहा है तो प्रोटॉन रख देंगे, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स रख देंगे, और एटम की बात कर रहा है तो एटम को पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज Na। और मैं आपको बता दूं कि Na की वैल्यू जो है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। 23 भी लिखा होता है बुक में, लेकिन हम 22 ज्यादा यूज करते हैं, क्यों? वो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाता है, और कोई बात नहीं है, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये एवोगैड्रो नंबर है आपका। ये इक्वल्स टू होता है बेटा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, और ये सब इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है? मास और मोलर मास का मामला होता है तभी नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे पता हो। ठीक है, लेकिन ये पूछा है इसने 100 ग्राम में, 100 ग्राम में पूछा है इसने कि कितने मोल बनेंगे 100 ग्राम के। ठीक, अगर आप इसके हिसाब से जाओगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na इक्वल्स टू दिस, और यहां 1 रख दोगे आप, ठीक है ना, तो वो तो एक इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। समझ में आ रही है बात? मुझे 100 ग्राम के पता करने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं यहां पर 100 रखने के बाद मोलर मास से डिवाइड करूंगा। ठीक, अब इसमें मुझे क्या पता करना पड़ेगा? पहले मुझे निकालना पड़ेगा मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक,
तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं सर? तो एक इलेक्ट्रॉन का मोलर मास निकाल रहे हैं हम, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करते हैं साहब, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रखते हो तो एक मॉलिक्यूल के ही तो रखते हो, ठीक है, तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक। तो ये इक्वल्स टू दिस कर लेंगे, मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, मोलर मास में निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब 1 और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस हिसाब से मोलर मास क्या आ जाएगा, मोलर मास इक्वल्स टू हो जाएगा मास, मोलर मास इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि है 9.108 इंटू 10⁻31 kg, है ना, और मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन की तो बात है, तो डिवाइडेड बाय 1। तो मोलर मास मेरा आ जाएगा यहां से कैलकुलेट करके, ठीक, ये 10⁻31 kg है, मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है क्योंकि ग्राम पर मोल होता है, यहां भी ग्राम दे रखा है, काम आएगा, ठीक। तो मैंने इसको कर दिया 1.08 इंटू 10⁻28 ग्राम और ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 6.022 से और 10⁻23। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अब देखो मैं कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूं आपको, ठीक है, डेसिमल के डिजिट को छोड़ो, 9 और ये 6, ठीक है, 54 हो जाएगा, इधर डेसिमल की कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो इसको अप्रोक्सीमेशन में आप जो है फिलहाल के लिए अप्रोक्सीमेशन में कितना मान लो, 54 मान लो, चलो 55 मान लो, चलो ठीक है, परेशान मत हो, 55 मान लो अप्रोक्सीमेटली। अब 10 टू द पावर कितना बचा बेटा, -5, ये आ गया बेटा मोलर मास, ठीक। ये किसके आया, एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। अब मास कितना दे रखा है बेटा 100 और मोलर मास कितना मैंने मान लिया था अप्रोक्सीमेशन में 55 -5, ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो 100 अपॉन 55 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5, ठीक। अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है और 10 टू द पावर 5 है यहां पर मल्टीप्लाई में, ठीक। आराम से करके देख लेना। तो ऐसा आंसर कौन सा दिख रहा है बेटा, बता दो जल्दी से फटाफट, ठीक है, अब तो तुम्हारा भी आ गया होगा। तो ऐसा आंसर दिख रहा है मुझे ए 1.76, ठीक, 1.76। ये यहां से 1.8 समथिंग लाओगे, लेकिन मैंने इसे अप्रोक्सीमेशन में 54 की जगह 55 किया था, तो एक आध डिजिट कम कर दिया, 1.76 आ गया। और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, 10 टू द पावर 20 है, 23 है, 22 है, समझ गए। फास्ट कैलकुलेशन और इजी रखने के लिए हम ये काम करते हैं कि चीजों को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में ले जाते हैं, और जब डिफरेंस जो होता है आंसर में बहुत ज्यादा हो तो ये काम बहुत इजीली करता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मान के, ठीक। बिल्कुल एक्यूरेट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है मेरा, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया, इसका ए आंसर आ गया साहब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है भाई। अगला सवाल क्या है, चलिए देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 0.05 ml, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है एक ड्रॉप का, ठीक। अब देखिए यहां पर डेंसिटी नहीं गिवन है, अब डेंसिटी गिवन नहीं है तो मैं डेंसिटी कितनी मान लूंगा बेटा, 1 मान लूंगा, है ना। डेंसिटी कितनी अज्यूम कर लूंगा मैं, इसकी 1 होगी, क्योंकि वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ml बोलते हैं, वो होती है, ठीक है। जब डेंसिटी 1 है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखता हूं मैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये 1 है तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो इससे क्या होगा, जो मास की वैल्यू होगी वही वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला फिर से वही यूज होगा जो पहले पीछे लिखाया हुआ था। क्या लिखाया हुआ था पिछले सवाल में, देखो भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, ये, ठीक। यहां क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगा देंगे फॉर्मूले में, ठीक। तो मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए लिख रहा हूं बस, ठीक। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो क्या दे रखा है, मास दे रखा है एक्चुअली 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, कितना, 18, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 0.05 ग्राम और ये हो जाएगा 18, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na था, Na यहां क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो वैल्यू रख देता हूं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। इसको आप कैलकुलेट करके लेकर आएंगे
तो आप क्या आंसर ला सकते हैं बताइए मुझे जरा। चलो नहीं ला पा रहे हो, कोई बात नहीं, 2 0 मैंने यहाँ कर लिया, ये 5 है, ठीक है, ये 5 इधर है क्या, 5 3 जा, सॉरी 5 3 जा 15 और यहां से 3 बचेगा, 5 6 जा 30 और ये 0, ठीक, क्लियर है बात। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाय 36 इंटू 10⁻⁻1। इसको अप्रोक्सीमेशन में 6 मान लो तो 1/6 इंटू 10⁻22। 1/6 का मतलब क्या हो गया बताओ, 1/6 का मतलब क्या हो गया, 6 1 जा 6 है ना। तो ये कहां जा रहा है मेरा आंसर, 21 22 23 24, 1.66 दे रखा है सब कुछ, 1.66 दे रखा है सब कुछ। और पावर कितनी है, पावर कितनी है 22। तो अगर 1/6 है तो इसको डेसिमल में इधर लाओगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 10/6 इंटू 10⁻21 ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से ये 1 6 1 जा 6, ठीक है, तो 21 वाला आंसर आएगा 1 पॉइंट में। देखो जरा 21 वाला कौन सा है भाई, ये है ना, 21 वाला कौन सा है, ये है आपका। क्लियर है बात, क्लियर है बात, या डायरेक्ट भी कर सकते थे ये वाले स्टेप में, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये 0.05/18 था, इसको आप 6.022 इंटू 10⁻23 लिखे थे, ठीक। अगर समझ में नहीं आ रही है बात, इसको हटाओगे तो 5/18 लिख दूंगा, और फिर ये क्या लिख दूंगा, ये मैं लिख दूंगा बेटा 6.022 इंटू 10⁻, ये इधर आई है तो ये कम हो जाएगी 21, ठीक है, क्लियर है बात। फिर इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻21। चलिए बहुत बढ़िया हो गया साहब, सॉल्व मिला लिया आपने। कैलकुलेशन का पार्ट तो आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा भाई अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगला सवाल है तीसरा, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 11.2, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ दिस गैस एट एसटीपी। ओ हो, क्या सवाल है भाई, है ना, हाँ ये सवाल है भाई। पॉज करो आप, थोड़ा सा कोशिश करो सॉल्व करने की, फिर मैं बताता हूं आपको। ये पहले ही चैप्टर का सवाल है ना। तो ये बताइए कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ दिस गैस एट एसटीपी, है ना, ये दे रखा है आपको, क्लियर है बात। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन है सर कि गैस का मास और उसके वॉल्यूम का, ऐसा नहीं है कोई भी रिलेशन। क्या है हमारे पास रिलेशन, तो रिलेशन बेटा ये होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और ये कहां होता है साहब, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये फॉर्मूला इसके लिए, किसके लिए, गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि वॉल्यूम ऑफ गैस पता हो और उसको एक फिक्स वैल्यू 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है बात। ये फॉर्मूला फर्दर हम यूज करने वाले हैं, ठीक। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए, लेकिन यहां क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम, मास दे रखा है यार गैस का, और साथ में एक वर्ड दे रखा है वेपर डेंसिटी, ठीक है। अब गैस कौन सी है उसका नाम नहीं दे रखा, जो कि हम मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इसके लिए वेपर डेंसिटी के साथ एक रिलेशन होता है, ठीक है। वेपर डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास of gas, basically molecular mass equals to 2 into vapor और डेंसिटी। ये फॉर्मूला आप लिख लो, ये काम आएगा, ठीक है। इसी का यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लूंगा मैं। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है बेटा 11.2, ठीक है। ये सब मिला के कितना हो गया, देख भाई 22.4 हो गया, ठीक। क्या है ये मॉलिक्यूलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन
मोलर मास। ठीक, मास कितना है बेटा 1 ग्राम, मोलर मास कितना है 22.4। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स 1/22.4 आ गए, यहां लगा देंगे हम, है ना। तो यहाँ के हिसाब से क्या आ जाएगा, क्या पूछा है मुझसे, है ना, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इस हिसाब से क्या आ गया। इसके बाद इधर आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/22.4 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर। ये कैंसिल, कितना आ गया आंसर बेटा 1 लीटर। क्या निकाल दिया ये हमने, वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल दिया। देख लो भाई, ये आ गया आंसर, मैच करो जरा जल्दी से फटाफट, सी आंसर है। ठीक, क्या आंसर है सी। तो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, दोबारा देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पूछा है, लेकिन मास दे रखा है 1 ग्राम। ठीक है, मास हमें एसटीपी पर 1 ग्राम दे रखा है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले यूज हुए, एक तो ये जो नहीं पता हो जिसको वो नोट कर लो भाई, ये काम आएगा। एट एसटीपी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं किसी भी गैस के, गैस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स रिलेशन है। ठीक, क्लियर है बात। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से सिर्फ क्या नहीं पता था, वॉल्यूम ऑफ गैस मुझे निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता था। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका वही है जो पहले से मौजूद है, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक, लेकिन मुझे क्या नहीं पता था यहां पे बेटा, क्या नहीं पता था बताओ, मोलर मास नहीं पता था। क्यों, क्योंकि गैस का नाम ही नहीं दे रखा। तो उसका फॉर्मूला एक ये यूज हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो वेपर डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी आपको गिवन है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू ये आ गई, तो ये क्या हो गया मोलर मास, फिर मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 1 ग्राम मास है आपका, ये ग्राम में है, और ये भी आपका ग्राम पर मोल ऐसा जाता है। ठीक, तो यहां से क्या बचा आपका, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/22.4, वैल्यू इसमें पुट कर दी और ये आंसर आ गया फाइनली। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखें, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ, द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4FeCN होल 6। क्या बात है, ये बहुत ज्यादा पुराना सवाल नहीं है, ये आप देख रहे हो 2022 में आया है, 2022 में आया है, 26 चल रही है बेटा, 27 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपके हिसाब से ज्यादा पुराना सवाल नहीं है, ये सिर्फ 5 साल पुराना सवाल माना जाएगा। और 5 साल पुराने सवाल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए सबको सॉल्व करना। ठीक है, द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस मोल ऑफ K4FeCN होल 6। ठीक है, कैसे करेंगे साहब, कैसे करेंगे, तो बेटा ऐसा करेंगे, पहले आप क्या देखो, अगर ये एक ही मोल हो, कलर वही ले लेते हैं, ऐसे देखते हैं हम इसको कि K4FeCN होल 6, अगर मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसके अंदर कितनी कितनी चीजें हैं देखना जरा, 4 तो K है ना, सबको अलग अलग कर रहा हूं, 6 Fe है, 6 ही कार्बन है और 6 ही नाइट्रोजन है, यही बात है। अगर इसका कॉम्बिनेशन देखें तो ये इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं इसको 1 मोल मान रहा हूं, ये क्वांटिटी, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने पढ़ा हुआ है, इसी चैप्टर में है। ठीक है, वो क्या कहता है, एक बैलेंस वाले, है ना, हाँ ठीक है। तो इसका स्टाइकियोमेट्रिक, ये 1 मोल अगर है तो इस 1 मोल के अंदर ये कितना होगा बेटा 4 मोल होगा, ऐसे ही ये 6 मोल होगा, ऐसे ही ये भी कितना होगा 6 मोल। बस यहीं रुक जाओ, क्योंकि हमें Fe इसके इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ कार्बन का रिलेशन देखना है ना, क्योंकि उसकी क्वांटिटी 0.5 मोल दे रखी है। क्लियर है, तो अगर ये 1 मोल है तो कार्बन कितना है बेटा 6 मोल है। क्लियर है बात, तो 1 मोल K4FeCN होल 6 में कितना है 6 मोल कार्बन। क्लियर है बात, तो बेटा अगर ये 0.5 मोल हो गया, क्या चीज K4FeCN होल 6 है ना, K4FeCN होल 6, तो ये कितना हो जाएगा फिर 6 इंटू 0.5 मोल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कितना हो गया ये 3 मोल कार्बन, है ना। तो मास ऑफ कार्बन पूछा है बेटा, अब 3 मोल कार्बन का मास, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, फॉर्मूला लगा दिया बेटा, फट से आंसर आ जाएगा, है ना।
नंबर ऑफ मोल कितना है, मास और मोलर मास। ठीक, आपसे क्या पूछा है, मास, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इनटू मोलर मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मास इन मोलर मास। एन कितना है, 3 है, मोलर मास सब जानते हैं 12 होता है, 12 तिया 36, यानी कि 12 3 जा 36 ग्राम आ गया। तो है कोई ऑप्शन ऐसा, बिल्कुल ऐसा, कौन सा है ये, डी ऑप्शन। ठीक, दोबारा देखो ध्यान से, दोबारा देखो ध्यान से, क्या पता है मुझे, इस यूनिट फॉर्मूले में जो कि 1 मोल कंसिडर किया जाएगा उसके अंदर 4 मोल ही पोटेशियम है, 6 मोल Fe है, 6 मोल क्या कहते हैं आपका ये है, और 6 मोल ही आपका क्या है, नाइट्रोजन है। तो इन्होंने सवाल कार्बन पे पूछा है, तो कार्बन का रिलेशन इसके साथ ये बना कि अगर ये 1 मोल क्वांटिटी है तो उसके अंदर 6 मोल कार्बन है, तो अगर ये 0.5 हो जाएगी तो 6 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मोल कार्बन हो जाएगा, 3 मोल आ जाएगा आंसर। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, और मुझे क्या निकालना है, मास, तो मास इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल कितने हैं, साथ 3 है, मोलर मास एक कार्बन में कितना होता है, 12 होता है, सब जानते हैं ये बात, 12 3 36, 36 इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन तुम देख ही लो, तुम्हें पता है ही, सामने दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पे। अगला क्या कह रहा है साहब हमसे, देखो जरा, ये भी तुम थोड़ी सी मेहनत कराएगा तुमसे। सवाल बड़ा अच्छा है और सिंपल रखा है इन्होंने, ठीक है, बच्चे चाहे उलझ गए हो वहां पे। देखें, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ 100 मोल्स ऑफ SO2, ये भी आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होने वाला है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ 10 मोल्स ऑफ SO2 एंड 16 मोल्स ऑफ O2 were passed over a catalyst, 8 moles of SO3 were formed at equilibrium. Okay, the number of moles of SO2 and O2 remaining unreacted were, ठीक है, तो इसको छोड़ो, पहले SO2 है ना, SO2 और O2 जो रिएक्शन करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जो भी हो कैटलिस्ट, हमें कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है, तो ये जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे बेटा, SO3, ठीक है, ऐसा उसने भी बोला है कि ये दोनों मिक्स किए जाते हैं तो SO3 बनता है। ठीक, तो उनके जो मोल्स दे रखे हैं उसको छोड़ो, अभी यहां बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना सीखिए आप पहले आप। ठीक, तो बैलेंस अगर करूंगा तो बेटा ये 2 है, ये 2 है, ये 4 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, तो अगर मैं इसको 2 कर दूं और इसको भी 2 कर दूं तो देखो जरा बैलेंस हो गया सर। सल्फर कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन 4 और 2 6, ऑक्सीजन 6 हो गई। तो इसका मतलब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा, कितना लिखा जाएगा, 2 मोल, और ये कितना है, 1 मोल, ये कितना बना, 2 मोल। तो बात क्या समझ में आई, इसके 2 मोल से ये 2 मोल बनता है और इसके 1 मोल से ये 2 मोल बनता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 8 मोल SO3 बना दिए, किससे, 10 मोल्स SO2 ले रखा है, 16 मोल O2 ले रखा है, ठीक, और 8 मोल SO3 बन गई, वर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 एंड O2 रिमेनिंग अनरिएक्टेड पूछा है, ठीक है। तो बेटा एक बात ये समझ में आ रही है, अगर ये 2 मोल है तो इसको 1 मोल की जरूरत है, क्लियर है बात, और इसके 2 मोल जो जो हैं वो 2 मोल ही बना रहे हैं। तो अगर मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से इसकी क्वांटिटी 10 मोल्स ले रखी है तो ये कितना बनना चाहिए था, 10 मोल, लेकिन ये कितना बना, 8 मोल्स, है ना। तो इसका मतलब इसमें से कितना यूज हुआ होगा, सिर्फ 8 मोल्स हुआ होगा, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 2 मोल्स बच गया, क्लियर है बात, ठीक। अच्छा, अब ऑक्सीजन पे जाओ, 16 मोल O2 ले रखी है इन्होंने, ठीक है भाई, कितनी ले रखी है, 16 मोल, अरे तो आंसर तो हो गया यार। अब क्या बचा, लो 2 मोल तुमने SO2 निकाल दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 एंड O2 रिमेनिंग पूछा है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ले, इस हिसाब से तो कुछ कुछ नहीं करना है भाई आगे, अब तो खत्म ही हो गई बात, है ना। ये निकल के आ गया 2 मोल, और 2 पहले दे रखा है और SO2 के लिए दे रखा है, हो गया। चल मैं करा देता हूं फिर भी ऑक्सीजन का, क्योंकि मैंने कहा था मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुमको। ऑक्सीजन के केस में क्या है देख भाई, है ना, 16 मोल्स ऑफ O2 ले रखा है इन्होंने, अब 1 मोल से 2 मोल बनता है, यानी कि 8 मोल अगर मुझे बनाना है तो इसका कितना जरूरत पड़ेगा, इसका कितना जरूरत पड़ेगा, हाफ ना, कितना चाहिए होगा, रिक्वायर्ड मोल 4, ठीक है, लेकिन एडिशन कितना किया 16 का, तो 16 माइनस 4 किया तो कितना मोल बच जाएगा, 12 मोल, है ना, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 12 मोल। तो आंसर क्या हो गया मेरे पास, ए आंसर मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है भाई, ए आंसर मेरा करेक्ट हो गया, क्लियर है बात। तो मुझे क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, क्लियर है बात,
एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये फाइंड आउट करना है कि रिलेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या है। ठीक, मतलब जितना मोल इसका है वो इतना बन रहा है, तो ये रिलेशन हो गया, इसके 2 मोल से ये 2 मोल बनता है। ठीक, अगर ये 8 मोल बना है सिर्फ और ये बहुत ज्यादा हमने ले रखा है तो कितना बचा, यही तो पूछ रहे थे। तो बेटा अगर इसको 8 मोल ले रहे हैं यानी कि 2 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 1 मोल से 1 मोल बन जाएगा, यानी कि 8 मोल अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब कितना यूज हुआ होगा, 8 मोल। और तुमने डाला कितना है बेटा 10, तो रिमेनिंग कितना हो गया 2 मोल्स। क्लियर है बात? ठीक, ऐसे ही O2 की बात करो तो ये 1 मोल से 2 मोल बनेगा, या हम ये कह सकते हैं इसके 2 मोल बनने के लिए इसको 1 मोल चाहिए, यानी कि इसके मुकाबले ये आधा। ठीक, तो अगर ये 10 मोल है, सॉरी 10 मोल कह रहा हूं मैं, इस वाले को हटाओ, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ना। तो अगर ये 8 मोल बना है तो इसका हाफ ही तो बनेगा 4 मोल। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, 4 मोल रिएक्ट कर जाएंगे और बाकी बच जाएंगे, तो बचेंगे कितने, तो ये इन्होंने ऐड किए हैं 16। 16 का मतलब क्या है, 16 माइनस 4 कर दिया, मेरे पास 12 मोल आ गए और आंसर हो गया मेरा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपसे 30.4 किलो जूल इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ NaCl। अरे साहब एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग इज, अच्छा ये उसका है बेटा क्वेश्चन, ये गलत जगह हमारा पुट हो गया, कोई बात नहीं, ये थर्मोडायनामिक्स का सवाल है। वी विल डिस्कस इन थर्मोडायनामिक्स, ओके, वी विल डिस्कस दिस इन थर्मोडायनामिक्स। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट वेट ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 155 ml ऑफ 0.54 मोलर सॉल्यूशन। ओहो, ये सवाल आया साहब। ठीक है, इजी सवाल है ये, कंसंट्रेशन के टर्म पे बेस्ड है। सॉल्यूशन जो होता है हमारा, क्या कह रहा है, व्हाट वेट ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 155 ml ऑफ अ 0.54 मोलर सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं बेटा, सब लोग जानते हैं सर, आप ही क्या जानते हैं, है ना, मास, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा ही है मामला। मुझसे क्या पूछा है, मास पूछा है, तो मास ऑफ HCl, अरे मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स, अरे भाई क्या बात कर दी आपने, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होती है मोलैरिटी, याद आ गया, चलो बढ़िया। तो मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय V इन लीटर। ठीक है बेटा, मोलैरिटी कितनी है 0.54 इंटू मोलर मास कितना है, बताओ जरा, मोलर मास HCl का कितना आएगा 36.5, कैलकुलेट कर लेना आराम से, 36.5, वॉल्यूम इन लीटर रखना है 155 ml दे रखा है, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तब ये लीटर में कन्वर्ट होगा। भाई बड़ी मेहनत करा दी साहब आपने, है ना। चलो, तो सारा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये आंसर कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट 0 पॉइंट 0 पॉइंट नहीं आया यार, 0 पॉइंट नहीं आया, 36 तो ये दे रखा है सर, 0 पॉइंट कैसे आ जाएगा, 155 दे रखा है, तो ये आंसर आने वाला है 3.06 ग्राम। ये कैलकुलेशन तुम कर लेना, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, बस, तो क्या आ गया आंसर मेरे पास, ए। ठीक है, ए आंसर आ गया, वैल्यू ऐसे पुट करनी थी आपको। ठीक, तो मोलैरिटी आपको गिवन थी और मोलैरिटी इक्वल्स टू सब जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, मास अपॉन मोलर मास, तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से आंसर आ जाएगा, मास ऑफ HCl निकालना है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, सीधा सवाल था यार ये, 2016 में आया हुआ है, बड़ा आसान रहा होगा उस वक्त के लोगों के लिए। ठीक है, उस वक्त के लोगों के लिए बड़ा आसान रहा होगा ये। हाँ, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, वो तो बड़ी आसान रहा भाई, जो क्वेश्चन नंबर 7 था, है ना, जैसे मैंने कहा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, ये देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आप पॉज करो इसको और फिर अटेम्प्ट करो। ठीक, हाँ, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं जब तक। तो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ N2O4 एट 300 केल्विन इज केप्ड इन अ क्लोज्ड वेसल एट 1 atm प्रेशर। ठीक है, क्या हुआ साहब, इनिशियली इन्होंने जो है 1 मोल ले लिया N2O4, इसको एक वेसल में रख दिया, तो उस वक्त टेम्परेचर जो है वो कितना है 300 केल्विन।
और प्रेशर कितना है बेटा 180 एम। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस कंडीशन में चीजें कैसे हैं, प्रेशर P1 कह देता हूं भाई, ठीक है, तो ये दे रखा है आपको 180 एम, ठीक, टेम्परेचर T1 कह देता हूं भाई, कितना है 300 केल्विन, ठीक, और मोल्स कितना है मींस N1, तो बेटा ये भी 1 है, ठीक है। बाद में क्या होता है साहब, बाद में ये हुआ कि इन्होंने जो है इसको 600 केल्विन पर क्या किया, हीट किया, ठीक है। इट इज हीटेड टू 600 केल्विन व्हेन 20% बाय मास ऑफ N2O4 डिकम्पोजेस टू NO2, ठीक। तो ये N2O4 जो था आपका, इसको 600 केल्विन पर डिकम्पोज किया गया और ये बना देगा आपका ट्वाइस NO2, ठीक। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है, स्टाइकोमेट्री इसी चैप्टर का एक टॉपिक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये डिकम्पोज करेगा तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये होगी, ये भी गैसियस है ना, और ये भी आपका गैसियस प्रोडक्ट है, ठीक। चलिए अब 600 केल्विन पे जब डिकम्पोज हो रहा है तो 20% बाय मास जो है आपका डिकम्पोज हो रहा है, मतलब इसका 20% ये बन रहा है। तो अगर ये 1 मोल है, ठीक है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा बेटा 0.20 मोल्स, यही तो बचेगा फाइनली, नहीं, हाँ ये बन रहा है, तो 0.20 मोल्स, तो ये कितना बचा 1 माइनस 0.20 मोल्स, तो ये हो जाएगा 0.80, जिसको हम कह सकते हैं N2 बेसिकली, ठीक। लेकिन यहां पर जो चीज बनी है उस वेसल के अंदर देखेंगे ना, उस वेसल के अंदर किस किस चीज के नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये भी तो बना है, लेकिन 2 टाइम्स हो जाएगा ये 0.20 का, तो ये कितना हो गया 0.40। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आ जाएंगे मतलब सेकेंड कंडीशन के वो हो जाएंगे दोनों का सम, तो ये कितना है 0.80 प्लस 0.40 और ये हो जाएगा 1.20, ठीक। अब यहां पर N2 तो पता लग गया मुझे, टेम्परेचर T2 कितना रखा है इन्होंने 600, है ना केल्विन, और प्रेशर मुझसे पूछा है P2 की वैल्यू मुझसे पूछी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक थीम दिया, क्या था साहब, दोबारा देखें कि 1 मोल को उन्होंने एक वेसल के अंदर रखा 300 केल्विन पे और उस वक्त प्रेशर क्या था 180 एम, तो मैंने बताया P1 आपका 180 एम हो गया, T1 आपका 300 केल्विन हो गया, N1 आपका 1 हो गया, ठीक। अब टेम्परेचर को राइज किया तो T2 की वैल्यू हो गई 600 केल्विन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता करना है, क्यों, क्योंकि डिकम्पोज हो गया ये, है ना, ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गई, यहां कन्वर्ट नहीं हुई है, ये तो रखी हुई है, यहां पर ये कन्वर्ट हुई, तो कितना अमाउंट डिकम्पोज हुआ साहब 20%। अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये 1 मोल था, क्योंकि मान क्या लेता हूं 1 मोल था ही, 1 का 20% निकालेंगे तो 0.20 आएगा, ठीक है, कितना आएगा भाई 0.20, ठीक। तो इसका मतलब 0.20 अमाउंट इसकी बन गई, इसका 20% डिकम्पोज हुआ है, तो ये 1 मोल से 2 बनता है, तो इतना डिकम्पोजिशन से कितना बन जाएगा 2 टाइम्स बन जाएगा भाई, ठीक, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, ये लेफ्ट आउट है ना अमाउंट है इसकी, ठीक, तो ये 0.80 है, और जो बन गया वेसल के अंदर वो 0.40, तो वेसल के अंदर, इस वेसल के अंदर जिसमें ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पाए जाएंगे ना बेटा, है ना, तो इसीलिए इसको क्या कर लिया मैंने सम कर लिया, ठीक। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई साहब, ये P1 T1 N1 और ये आपका N2 T2 और P2 मुझे पता करना है, क्योंकि क्या बोला है द रिजल्टेंट प्रेशर, तो रिजल्टेंट प्रेशर जो होगा वो वेसल के अंदर जितना भी नंबर ऑफ गैसेज होंगी या टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ गैसेज होंगी उन्हीं की वजह से होगा, ठीक है, सिंपल। तो अब इसमें क्या करना है सर आगे, तो इसमें बेटा ये करना है कि अच्छा मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं कहां से ऐड कर दूं, ओके यहां कर देता हूं सॉल्व, है ना। तो गैसियस का जो फॉर्मूला होता है आपको आपको पता हो, पीवी इक्वल्स टू, इसको हटाओ ये ले लो, क्या होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब जो वेसल है वॉल्यूम जो है ना उसमें कांस्टेंट ही रहेगा, जो साइज ऑफ वेसल होता है ना, जो वेसल का वॉल्यूम होगा वही गैसेस का वॉल्यूम होगा, तो वो तो सेम है, ठीक। तो यहां से ये पता लग रहा है कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन का वॉल्यूम सेम है, तो यहां से एक रिलेशन बनता है, देखो जरा ध्यान से, वी को तो हटा दो आप, तो P1 ठीक है,
P1 अपॉन N1 T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन N2 T2। समझ में आ गई बात? ये एक रिलेशन डेवलप होगा दो कंडीशन का, ठीक। तो इसी का फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल देंगे फाइनली P2 की वैल्यू। तो क्या आ जाएगी साहब? P1 180 एम, ठीक। N2 कितना है देखो, N2 1.20, T2 कितना है 600 डिवाइडेड बाय N1 और T1। N1 कितना है 1, T1 कितना है 300। 300 टू टाइम्स ये हो गया 17, ये कैंसिल, कुछ नहीं बचा बेटा। क्या बचा? 1.20 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 2.40, और आंसर किस में आएगा बेटा? ATM में। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह का कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। क्या है? 2.4B। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आई? ठीक है। गैसेस के लिए क्या होता है साहब? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना, बॉयल्स लॉ अगर ऐसे बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर के हिसाब से, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले का यूज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूंगा डिकम्पोजिशन की, और उससे फाइंड आउट करूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितना कितना है, क्योंकि 20% डिकम्पोज हो रहा है। तो सेकंड कंडीशन में ये वैल्यू है, फर्स्ट कंडीशन में ये है। मैंने ये रिलेशन देखे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूं इसी इक्वेशन में पीवी अपॉन एनआरटी है, तो आर तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए कैंसिल ही होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए साहब, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस आपको पता करने हैं। द नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस इन 100 ml ऑफ 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन। इससे मिलता जुलता सवाल हम पीछे कर चुके हैं, आपको याद हो। चलिए फिर से करा देते हैं। देखो एक बात बताओ मुझे, एक मोल अगर HCl है तो ये डिसोसिएट होके कितना क्लोराइड आयन जनरेट करेगा? 1। अगर मान लीजिए ये वैल्यू x है टोटल, तो x H+ बनेंगे और x ही क्या बनेंगे बेटा? Cl, ठीक है। तो अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस निकालना है। मोलैरिटी मुझको गिवन है, ठीक। तो नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बेसिकली वो आयन भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको, तो वही फॉर्मूला यूज होना है। मैं आपको बताऊं सीधी सीधी बात, ठीक है। तो लेकिन आपको ये पता करना है कि 0.011 है ना, 0.001 मोलर HCl में मास ऑफ HCl कितना है। सबसे पहला टास्क ये है। चलो तो कर लेते हैं काम। तो मोलैरिटी आपको दे रखी है, यहां से नंबर ऑफ मोल्स और V इन लीटर, ये सब जानते ही हैं। नंबर ऑफ मोल्स को मैं मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूं फर्दर, है ना, अपॉन V इन लीटर, ठीक। तो चलिए कर लेते हैं। मास कितना आ जाएगा बेटा? देखो, मोलैरिटी इंटू V इन लीटर इंटू मोलर मास, ये आ जाएगा बेटा, ठीक। मोलैरिटी कितनी गिवन है? 0.001, ठीक। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 ml दे रखा है, तो 100 और 1000 से ये तुमने डिवाइड कर दिया। मोलर मास HCl का बेटा 36.5 होता है, ठीक। क्लियर है बात? तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करके खत्म करो कहानी, और इसको लिख दो आप 10⁻³ और ये हो जाएगा आप 3.65, ठीक है। ये आपने क्या निकाल लिया? मास निकाल लिया बेटा, ठीक। और अब मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस पर, ठीक। ये आपने मास निकाला है किसका? HCl का, ठीक। तो एक HCl में एक Cl होता है, तो लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na मींस एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास रख लो बेटा, कितना आ गया मास? 3.65 इंटू 10⁻³ ठीक है। मास अपॉन मोलर मास कितना है? 36.5 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, मेरी तरफ देखो, इधर स्क्रीन पे देखो बेटा, ये 1 को छोड़ो, इसको अगर देखें हम, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ HCl ही तो निकाल रहे हो आप। और मैंने भी आपको समझाया, एक HCl है तो एक Cl माइनस, अगर x अमाउंट ऑफ HCl है तो x अमाउंट ऑफ Cl माइनस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया कि एक में एक होता है, ठीक। इस चीज को हम एटोमिसिटी भी बोलते हैं।
एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी यूनिट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट किसी भी चीज के, वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे कोई आपसे कहे K2SO4 में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है, तो ऑक्सीजन 4 है, K2SO4, तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ गई बेटा? 4 आ गई। ठीक है, तो फर्दर K2SO4 के जो पार्टिकल निकालेंगे उसमें अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, तो लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा। इसमें क्या है ना? अब तो ये हो जाएगा, करके बताओ। नहीं हो पाएगा? अरे यार, नहीं हो पाएगा क्या? इजी है भाई। अरे भाई, मुझसे ही कराओगे सब। बेटा ये हटा, 2 0 तुमने यहाँ बढ़ाए, ये हटाया, 10 तुमने यहाँ किया। अब क्या बचा? कुछ नहीं, ये कैंसिल, -3 है, ये मिला के -2 हो जाएगा, खत्म बात, है ना? अरे भाई 10⁻⁻2 हो गया, फिर ये वाला भी ऊपर आ गया, -2, फिर क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक, 23 है, तो फाइनली आंसर 6.022 इंटू 10⁻, ये 4 है और ये 23 है, तो मिला के क्या आया? 19। ठीक है, सॉरी माइनस का नहीं आएगा, प्लस का वैल्यू आएगा, है ना? तो कितना आ गया? 6.022 और ये 19। क्या आंसर हो गया बेटा? सी आंसर हो गया। सिंपल है। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, ये 2015 में आया था। ऐसे क्वेश्चन एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट हो जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इनका ध्यान रखना है, और ज्यादा कोई मुश्किल बातें नहीं आती हैं, बस यही है, स्टाइकियोमेट्री और मोलैरिटी वगैरह मिक्स करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ जी, क्या दे रखा है? डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज, मोलैरिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है साहब, अब मोलैलिटी निकालने के लिए हम जानते हैं मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी में यूज होता है आपका सॉल्वेंट का मास। ठीक, मोलैरिटी में क्या यूज होता है? मोलैरिटी में बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज होता है, और सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हैं। यहां सिर्फ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, तो बेसिकली इस डेटा से हम क्या पता करेंगे कि भाई सॉल्वेंट जो है वो कितना अमाउंट है। ठीक, अब मैं ये बात जानता हूं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्वेंट अगर निकालना है तो सॉल्यूशन की अमाउंट में से मुझे सॉल्यूट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो बेसिकली सॉल्यूट का मास पता करना है पहले। तो 3 मोलर NaCl दे रखा है, देखो जरा ध्यान से, कितना है? 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो मैंने बताया था आपको मोलैरिटी इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V इन लीटर। ठीक, अब ये जो अमाउंट है ये 1 लीटर में ही होगी, सिंपल सी बात है। तो N इक्वल्स टू क्या हो गया? M इंटू V इन लीटर। ठीक, ये क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो, तो कैपिटल M मतलब कि मोलैलिटी, सॉरी मोलैरिटी, और ये वॉल्यूम इन लीटर, और बाद में मोलर मास। ठीक है बेटा, तो ये 3 आ गया, ये 1 लीटर एज्यूम किया जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन वही है, 1 लीटर में ही सॉल्यूशन देखते हैं हम। और मोलर मास कितना होगा NaCl का? NaCl, अब तुम लोगों के लिए ये भी करना पड़ रहा है भाई। ये लिख दिया मैंने NaCl, Na कितना होता है? 23, 35.5, कितना आ गया? 58.5। तो इसको मैं लिख देता हूं 58.5। ठीक है, ये मैंने क्या निकाला है? मास निकाला हुआ है बेटा। किस में आएगा सर? ग्राम में आएगा। ठीक है, लेकिन ये मास है। ठीक, इसका सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास, अरे भाई सॉल्यूशन के मास में से ही तो सॉल्यूट के मास को माइनस करोगे तभी तो सॉल्वेंट का मास आएगा। क्लियर है बात? चलो आगे देखते हैं अब। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। ये सीसी का मतलब इक्विवेलेंट टू ml है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका मतलब। ठीक है, और वो 1 ml के इक्वल होता है। तो जब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है तो मुझे मास में कन्वर्ट करना है। अगर सॉल्यूशन जो कि वॉल्यूम कितना था? 1 लीटर, तो मास उसका कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है भाई, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.25। अब वॉल्यूम 1 लीटर था लेकिन ये ml में दे रखा है, तो इसलिए कितना कर दूंगा मैं? 1000 ml। ठीक,
ये कितना आ गया 1250। ठीक है, 1250 में क्या लगेगा बेटा, यूनिट ग्राम लगेगा। ठीक है, चलो तो यहीं से मैं आप ये कर दूंगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, तो बेटा 1250 में से ये जो मास था आपका 3 इंटू ये, अच्छा इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, कर देते हैं 3 5 जा 15, 3 8 जा, और ये 1 ऐड कर दिया 25, 175.5 आ गया। ठीक, कितना आ गया 175.5 आ गया, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक, हाँ तो यहां से माइनस किया तो कितना बचा बताओ भाई, 1024.5, देखना जरा सही है आंसर, देख के बोलो भाई, सही है भाई, नहीं है 10 नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, कर देते हैं यार, इसको भी करवा लो तुम्हारे लिए, 701, कितना आ गया 1074.5 ग्राम। ठीक, अगर इस ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट कर दूं कितना आ गया 1.0745 केजी आएगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक, इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने थे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे m इंटू वी, तो वो तो उतना ही था, सिंस नंबर ऑफ मोल्स मींस n ऑफ NaCl इक्वल्स टू कितना था 3, याद है क्यों, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 का मल्टीप्लाई मोलैलिटी से करूंगा तो 3 रहेगा, तो इसीलिए मोलैलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स और मास इन केजी, डायरेक्ट रख देता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 3/1.074, और ये 5 भी लगा लो तुम, तो 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम इससे, तो देखो जरा आंसर क्या आ सकता है नियर बाई डिवाइड करके, 2.79 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, करके देख लेना सॉल्व, यही आएगा आंसर, कितना आ गया आंसर 2.79 मोलर। ठीक, क्लियर है बात, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, जो भी मोलैरिटी आपको गिवन है, ठीक है, उसमें सॉल्यूट का मास निकाल लीजिए, सॉल्यूट का मास निकालने के बाद डेंसिटी जरूर गिवन होगी, ठीक है, या नहीं भी गिवन होगी तब हम ये एज्यूम करेंगे कि डेंसिटी आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है या 1 ग्राम पर ml है, तो उस केस में डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब जो मास की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू की डिजिट सेम आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए वो ग्राफ 500 ml तो 500 ग्राम हो जाएगा, तो उसको माइनस कर लेंगे, सॉल्वेंट निकल आएगा, सॉल्वेंट केजी में कन्वर्ट कर लो और फिर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय दिस, और इसको सॉल्व किया तो 2.79 m स्मॉल m मोलर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला कि क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, अरे साहब 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है। ठीक है, अब मोलैलिटी गिवन है, समझ रहे हैं आप बात, मोलैलिटी आपको गिवन है, तो आप बेटा इसको पॉज करो जरा क्वेश्चन को और निकालो। ठीक है, क्या करेंगे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे दोनों ही चीजों के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। ठीक है, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों की निकालने पड़ेंगे मुझे नंबर ऑफ मोल्स, तो निकालो जरा मोलैलिटी, मैं करता हूं आप लोग अपना करो, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास इन केजी ऑफ व्हाट सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे, मोलैलिटी आपको 2.5 गिवन है, अब सॉल्यूशन का कुछ भी नहीं बताया है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये 1 kg होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आ गए 2.5, ये चीज किसकी आई है, अगर इसको ध्यान से देखो आप तो ये किसका नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं बेटा, सॉल्यूट के ही तो होते हैं। ठीक, तो ये कितने आ गए 2.5, लेकिन मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझको सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट का मास 1 kg, 1 kg को आप क्या कह सकते हो
ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो ये हो गया, मोलर मास किसका रखेंगे, तो बेटा सॉल्वेंट हमेशा ज्यादातर केसेस में वाटर ही होता है, अदरवाइज वो देंगे कुछ और होगा। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा 18। ठीक, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो इसको, 1000/18 कितना आएगा 55.55555। ये एनसीईआरटी की में भी दे रखा है यार, इतना इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं इसको। तो ये 50, ये आ जाएगा बेटा, अरे हट भाई, 55.555। ठीक, बस मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, तो ये आपने रख दिए 2.5, ये आपका 2.5 प्लस 55.56 कर देता हूं इसको। ठीक है, तो ये 2.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 55 ही मान लूं तो 60, और ये हो जाएगा सॉरी 60 और 1 कैरी करेगा तो ये 8, 58.06, 2.5 डिवाइडेड बाई 58.06 क्या आ सकती है वैल्यू, बड़ी सिंपल सी वैल्यू आएगी यार, बहुत कम वैल्यू आएगी ना। तो जीरो, ओ सारे आंसर ऐसे दे रखे हैं, ओके कोई बात नहीं। तो 2.5 में इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो इसको 2 0 लगा दो या 1 0 लगा दो, ये हटा लो। ठीक है, तो 250 है ये, और ये कितना है 5806। तो 0 पॉइंट, फिर एक और 0 आएगा तो 25,000 हो जाएगा ये, और ये आपका 6000 मान लो अप्रोक्सीमेटली, तो 6 4 टाइम जाएगा, तो ये आएगा आंसर बेटा। ठीक है, 0.043 क्या आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। ठीक, कैसे कह रहा हूं मैं ये बात, तो मैं ऐसे कह रहा हूं बेटा, इसका 25 मान लो, इसको 5 मान लो, तो 4 टाइम्स ही जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन में 8 है ना, तो इस 6 लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, करके देख लेना, तुम अपना अपना तरीका इस्तेमाल करो, तुम अपना तरीका इस्तेमाल करो जैसे भी करते हो। ठीक, और उसके बेसिस पे तुम ये आंसर निकाल लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बीटेक की तैयारी कर रहे हो यार तुम, इतना तो आता होगा तुमको, है ना, कर दोगे तुम। बहरहाल मेथड ये है, तरीका ये है जो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक, इसको फॉलो करना है, यही कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ, करने का तो मैं जल्दी 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 आंसर निकाल दूंगा फटाफट। ठीक है, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन आपको करनी है एग्जाम की तैयारी, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप समझ लें कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो ये लैंग्वेज जो है आप स्किप कर सकते हो जब नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लोगे। क्लियर है बात, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है ये सब, मैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दूंगा, है ना बात। लेकिन जब मैं बहुत अच्छे से सीख जाऊंगा उसके बाद। ठीक, मैं से मतलब आपकी बात हो रही है। ठीक, हाँ ये ना समझना सर अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ये बहुत जरूरी चीज है, जितना आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। A metal oxide has the empirical formula this। अच्छा, इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, और ये मैंने इसीलिए रखा, मैंने बता दूंगा बच्चों को कि 2015 में क्वेश्चन आया था, जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो एक्चुअली इसमें ना डेटा इनकम्प्लीट है। यूं मानो आप, जब भी कोई क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है या बन जाता है खराब, तो फिर वो चीज जो है आपकी क्या होती है, एलिमिनेट हो जाती है, बच्चे क्लेम करते हैं वो क्वेश्चन हट जाता है। ठीक है, और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सबको इक्वली। ठीक, तो इसमें ना डेटा थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहा, मतलब इसकी फ्रेमिंग जो है क्वेश्चन की वो गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, ये जो वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है यहाँ पे गड़बड़ ही है। अब मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा है किस तरीके से गड़बड़ है, क्योंकि मेरा सॉल्व कराने क्वेश्चंस है ना, इसको फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जो हमारे बैच है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, कि बताएंगे कैसे गड़बड़ है। ठीक, तो बहरहाल इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने टाइप करवा दिया था, मैंने कहा ये बात भी मैं बता दूंगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि गलत क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे एग्जाम में, अपने मेन एग्जाम में, एंट्रेंस में, किसी में भी, कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है जबकि आप प्रॉपर काम कर रहे हो, कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, तो उसे लेफ्ट आउट कर दो, उस पर ज्यादा टाइम मत खर्च करो, है ना। हर उस क्वेश्चन पर टाइम लगाइए आप जो आपकी रीच में है सबसे पहले, इसीलिए कहते हैं लोग जो आसान लग रहा है आपको पहले वो सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज
20 ग्राम ऑफ Fe2+ in FeSO4 to Fe3+. If the reaction is carried out in an acidic medium, molar masses of K2Cr2O7 and FeSO4 are this. हो। पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिक्वायरमेंट पूछी है कि कितना, हाउ मेनी ग्राम्स, मतलब मास में पूछा है कितना मास आप लोगे, ठीक है ना। किस पर्पज से लोगे साहब, कि FeSO4 में जो Fe2+ आयन होता है, सब जानते हैं ये बात, उसको Fe3+ में कन्वर्ट कर दे वो, ठीक है ना। तो Fe2+ से Fe3+ बन रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। तो इसीलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, मतलब ये यहां का नहीं है एग्जैक्टली सवाल, लेकिन बेस्ड ऑन स्टाइकोमेट्री ही है, लेकिन इसका केमिकल चेंज का इक्वेशन आपको रेडॉक्स रिएक्शन में मिलता है पढ़ने के लिए, और फिर डी एंड एफ ब्लॉक में पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है कंपाउंड है ना, दो डी एंड एफ ब्लॉक में, तो वहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट है और पोटेशियम परमैंगनेट है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी उसमें है ये, ठीक है ना। क्या करता है, ये दूसरी चीजों का ऑक्सीडेशन करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में। जैसे KI आपने यूज किया तो उसे आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, आयोडाइड को, समझे आप बात। सल्फाइड आपने यूज किया, उसको सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। थायोसल्फाइड यूज किया, उसको भी सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रही है बात। SN2+ की फॉर्म में है कोई सॉल्ट, तो उसको SN4+ में ले जाएगा, ठीक। तो इस तरह के कन्वर्जन उसमें रहते हैं, लेकिन मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता हो इसकी, तभी हो पाएगा। मेन चीज ये है, तो आपको पता है क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए, अगर आपको पता हो तो। नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही भाई, मैं तो बताऊंगा ही। चलो, तो उसमें होता है क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट में डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7 और 2-, और ये एसिडिक मीडियम हो गया, और कितना है Fe, कितना है बेटा Fe, 6 Fe2+ होगा, ये 14 होगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, समझ में आ रही है बात। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक। तो इसमें क्या बन जाएगा साहब, ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा Cr3+ में, और 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। 6 Fe होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, 3+ में, और 7 H2O हो जाएगा। देखना बैलेंस है या नहीं है। 7 ऑक्सीजन है, 14 जो है आपका हाइड्रोजन है, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, 14 हाइड्रोजन है, 2 Cr है, 2 Cr है, Fe2+ है आपका, है ना। Fe2+ वाले कितने हैं, 6 हैं, तो Fe तो 6 के 6 ही रहे, ठीक है। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक तरह से है ना, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+ टू Fe3+, ठीक। चलिए निकालिए साहब, क्या कर सकते हैं इसमें। अब इन्होंने पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर रिक्वायर्ड, ये कितना रिक्वायर है। तो बेटा बैलेंस वाले में आप ये पता करो कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो बैलेंस मैंने लिख दिया, इसमें ये पता करो कि 6Fe है, मतलब ये कितना हो गया, 6 मोल हो गया। इसके लिए डाइक्रोमेट आयन कितने की जरूरत पड़ रही है बेटा, 1 की। क्लियर है बात, बताओ क्लियर है बात, ठीक। यहां से मैं रिलेशन बनाता हूं, 6Fe2+, या मैं लिख देता हूं प्रॉपर, 6 मोल Fe2+ रिक्वायर्ड कितना, बताओ बेटा, 1 मोल, है ना, Cr2O7 2-, ठीक। Cr2O7 2- चाहिए, लेकिन बात यहां ये आएगी कि ये मोल तो मैं इसका रख रहा हूं, तो फिर मोलर मास वगैरह किसका रखूंगा मैं, मोलर मास वगैरह किसका रखूंगा। तो देखो याद रखना, मोलर मास पूरे डाइक्रोमेट का रखना है, मैंने यहाँ पोटेशियम दिखाया नहीं है, चाहोगे तो वैसे लिख दूंगा, ठीक। तो ये 6 मोल के लिए इतना है, तो अगर इसका 1 मोल है Fe2+, तो रिक्वायर्ड कितने की पड़ेगी बेटा, 1/6 की, है ना, 1/6 की। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, 1 मोल FeSO4 कर देता हूं, इसको कितने की पड़ रही है, 1/6 मोल
K2Cr2O7 की। तो इससे ये पता लगा कि 1 मोल का मतलब इसका मास कितना निकल आएगा, कितना देगा मोलर मास, ये दे रखा है FeSO4 का 154। तो तुम जानते हो ये बात कि अगर मैं देखूं मास, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 है तो मास अपॉन मोलर मास, यानी कि जितना मास होगा वही मोलर मास, या मोलर मास ही मास के बराबर हो जाएगा। तो 1 मोल FeSO4 का मतलब क्या हुआ कि जो इसका मोलर मास है वही इसका मास हो जाएगा। तो इसका मास कितना हो गया बेटा, 152। ठीक, तो ये 1/6 मोल है। ठीक, तो एक मोल का कितना होगा, इसके एक मोल का कितना होगा 294। 1/6 का मतलब क्या है, 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 1/6 इंटू 294 है ना ग्राम, ये ग्राम है क्या, K2Cr2O7। तो ये रिलेशन मिला भाई, यूनिटरी मेथड लगा ले, अब हो गया बेटा आंसर, है ना, हो गया बेटा आंसर। अब क्या बचा, कुछ नहीं। कैसे हो जाएगा, अरे यार वही बात करते हो तुम लोग भी, कैसे हो जाएगा सर, ऐसे हो जाएगा देख, 152 ग्राम में कितना चाहिए, दिस मच। ठीक, तो अगर मैं इसको 1 ग्राम में देखूं तो कितना चाहिए होगा, 1/6 इंटू 294, ठीक है, डिवाइडेड बाई 152, तो 20 ग्राम में कितना चाहिए होगा, 1/6 इंटू 294 डिवाइडेड बाई 152 इंटू 20। आ रही बात समझ में, है ना, 1/6 इंटू 294 डिवाइडेड बाई 152, है ना, अब मल्टीप्लाई बाई 20। बस सॉल्व कर लो यार इसको, अब सॉल्व भी मैं ही करूंगा, है सर आप ही करिए सॉल्व, आप ही समझदार आदमी है इस जगह पर, है तो इसको कर लेते हैं पहले, एक सेकेंड। 10 हो गया, ये 7 और ये 6 हो गया, ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 20, हाँ ठीक है हो जाएगा, 6 4 जा और 5 बचेगा तो 54, तो 6 9 जा 54, ठीक है, तो ये इधर आ गया, फाइनली हम यहाँ पहुंचे 490/76। ठीक, तो अब बेटा आंसर यहां से देख लो आप, देखो ये 76 है, ये 49 है ना, 490 है, अगर ये 7 होता सिर्फ तो 7 7 हो जाता, है ना, तो वो नहीं हो पा रहा। ठीक, तो इससे कम पे जाएगा, 7 से कम पे जाएगा, 7 से कम पे जाएगा, 7 से कम वाला एक ही ऑप्शन है, देख भाई, है ना, कुछ चीजों में कभी कभी ना पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। साफ दिख रहा है, 490 डिवाइडेड बाई 7, अरे यार इधर 7.6 हो जाएगा ना, तो अगर 7 होता तो 7 टाइम्स हो जाता, 7.6 है ना, 49 को 7.6 से डिवाइड करूंगा तो 7 से कम आएगी ना वैल्यू, तो वो 6 पॉइंट, यही है एक आंसर, बाकी तो सब ज्यादा है उससे। ठीक, तो ये हो गया आंसर। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक लिखनी होती है हमको, उसके बाद में हमें मोल का रिलेशन देखना होता है। तो यहां से ये पता लग रहा है कि भाई 6 मोल के लिए 1 मोल K2Cr2O7 चाहिए, और 6 मोल क्या है, FeSO4, तो वही है 1 मोल FeSO4 का मास ये आ गया। ठीक, 1 मोल FeSO4 का मास ये आ गया। ठीक, तो जब 1 मोल का मास इतना है तो K2Cr2 का मास पता कर लेंगे हम, बस रिलेशन डेवलप हो गया मेरा, यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, फट से आंसर आ गया। ठीक, क्या आ गया साहब, 6.45 ग्राम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वन कंप्लीट कंबशन ऑफ दिस, हाँ, वन कंप्लीट कंबशन of an organic compound gave 0.98 gram of carbon dioxide and 0.1014 gram of H2O. The ratio of carbon and hydrogen atoms in the compound is, ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालना है बेटा। हम ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, और कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू मुझे पता नहीं है, मैंने एक्स लगा दिया, ठीक है, मतलब मुझे नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, मतलब ये अमाउंट कितनी है, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो मैं किससे पता करूंगा, देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो जब कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या बना रहा है ये बेटा, CO2 और
H2। अब कमाल की बात यह है कि इसको बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि इसका नंबर नहीं पता है, लेकिन ये बात क्लियर है, कंप्लीट कंबशन बोला है, जितना भी अमाउंट ऑफ कार्बन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन भी रहेगी, यहाँ पे कंबशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है वो सारी की सारी वाटर में कन्वर्ट हो गई, है ना, वाटर में कन्वर्ट हो गई होगी। ठीक है, अब इसका मास कितना लिया है उन्होंने, इसका मास ले रखा है 0.246 ग्राम, जिसकी वजह से जो चीज बनती है कार्बन डाइऑक्साइड वो कितनी बनती है 0.198 ग्राम, और ये कितना बनता है 0.1014 ग्राम। ठीक, ये मुझे पता लग गया, तो यहां से मैं मोल्स निकाल सकता हूं, बताओ मोल्स निकाल सकता हूं इसके, फिर इसके निकाल सकता हूं, और उस मोल में नंबर ऑफ कार्बन मतलब मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकता हूं, और इसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकता हूं। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जो भी इसका नंबर है वही होगा, इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2। ठीक है, क्या रखेंगे हम, मास अपॉन मोलर मास। क्लियर है बात, मास अपॉन मोलर मास ये रख दूंगा मैं। ठीक, तो मास कितना है 0.198 डिवाइडेड बाय कितना 44। ठीक है, 198 डिवाइडेड बाय 44 हो गया। क्लियर है, अच्छा इसको मैं हटा देता हूं तो क्या आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा 11 से 4 और 11 1 जा 11, 8 बचेगा, 11 8, 18 डिवाइडेड बाई मतलब 2, और ये बेटा 9, और ओवरऑल ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 4.5 इंटू 10⁻³ किसके मोल है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2। अब CO2 में जितना कार्बन का मोल होगा उतना ही यहां होगा, तभी तो कंप्लीट हुआ है, सिंपल। अब ऐसे ही वाटर में निकाल लूंगा मैं। ठीक, निकालते हैं साहब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। तो अगर एक मोल H2O का है ये, अगर एक मोल H2O का है तो इसके अंदर देखो ऑक्सीजन कितनी पाई जा रही है 1 मोल ओ, और हाइड्रोजन बेटा वो 2 मोल पाई जा रही है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 2 है ना एटम। नहीं आई बात समझ में यार, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आपका ऑक्सीजन कितना है 1 मोल है, वो 2 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल ही तो निकाल रहा हूं, तो ये किसके निकालूंगा बेसिकली इनिशियली मास अपॉन मोलर मास, तो वाटर का रखूंगा मैं। ठीक, लेकिन अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएंगे। ठीक, तो इसको मैंने कर दिया 0.1014 डिवाइडेड बाय क्या मोलर मास कितना होगा वाटर का 18, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9 आ गया, और आगे फर्दर हमसे सॉल्व कर रहे हैं, डेसिमल हटा लो 4 0 बढ़ा लो 1014 अपॉन क्या 9 है ना, इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड करके आंसर बताओ जरा फटाफट, डिवाइड करके आंसर बताओ बताओ बेटा फटाफट कितना हो जाएगा। हाँ ये आ जाएगा बेटा, यही तो है, सारे काम मुझे ही करने हैं। 9 1 जा, और ये 1 कैरी करेगा, फिर 9 1 जा, अब ये 2 है ना, 2 कैरी करेगा था 24, तो 9 2 जा 18, फिर जो बचेगा तो डेसिमल है ना, डेसिमल लग गया, और फिर क्या आएगा आगे बेटा कितना 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 हुआ था, हाँ 24, तो 9 2 जा 18, 4 बचा, और 9 4 जा 36, इतना ही रखते हैं -4। अब इसके मोल्स आए आपके 10⁻³ में, इसके आ रहे हैं -4 में, तो इसको एक डिजिट इधर ले जाते हैं, यानी कि 11.24 कर देते हैं, कितना 11.24 इंटू 10⁻³ ठीक, ये मोल्स किसके आ गए अब हाइड्रोजन के। अब एक तरीका था आपको याद हो इसी चैप्टर में इंपेरिकल फॉर्मूला बनाने का, उसमें नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाला जाता था, याद है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाला जाता था, मतलब पता किया जाता था कि उसमें मास परसेंटेज वगैरह दी हुई होती थी। ठीक है, इसमें हमने मोल्स निकाल लिए, और मास परसेंटेज थी उससे मास, मास से मोलर मास है ना, उसे डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। नंबर ऑफ मोल्स हर एक एलिमेंट के निकालने के बाद जो सबसे कम वैल्यू है किसी भी मोल्स की
उस वैल्यू को लेके सबके नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करके एक रेशियो निकालते थे, मतलब वो एलिमेंट कितने टाइम्स प्रेजेंट है ये पता लगता था। ठीक, तो वही करने वाला हूं मैं। आप मुझे बताओ कि 10 टू द पावर -3 इक्वल है, उसे छोड़ो, 11.24 ज्यादा है कि 4.5 कम है? बात दोनों सही है, 4.5 कम है, 11.24 ज्यादा है। ठीक है, तो ये कम वैल्यू से सबको डिवाइड करेंगे हम। ठीक, और उससे हमें एक रेशियो मिल जाएगा। तो मैं ये चेंज कर लेता हूं कलर, और यहां बता देता हूं आपको, इसको हटाओ भाई, है ना, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अबे भाई क्या हो गया, सब कर लेंगे हम लोग मिल बांट के, है ना। ठीक, रेशियो ऑफ कार्बन देख रहे हैं हम। ठीक है, तो इसी की जो वैल्यू है, यानी कि 4.5 इंटू 10⁻³ ये कम वैल्यू है, तो इससे इसी को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1। क्लियर है बात? जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसी के सभी नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम देख रहे हैं आपका रेशियो ऑफ H कितना है बेटा, ये 11.24 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4.5 इंटू 10⁻³ ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब 4.5 है, ये 11 है। ठीक है, अगर 4.5 को 3 टाइम्स करूंगा मैं, तो सोचो जरा कितना आएगा, कितना आएगा, ज्यादा आएगा ना इससे, तो इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में आएगा, तो मान लेते हैं हम 2.5, कोई दिक्कत नहीं है इससे, अप्रोक्सीमेशन में 2.5 मान लीजिए इसको आप। ठीक है, तो कार्बन कितना हुआ बेटा, अब यहां पर मैं कहां करूं, यहां कर दूं। ठीक है, इससे पता ये लगा कि कार्बन कितना है बेटा 1, हाइड्रोजन कितना है बेटा लगभग 2.5, तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो कार्बन टू 5 हाइड्रोजन रेशियो कितना आ गया 2:5। ठीक, क्लियर है बात, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो कितना आ गया 2.5 आ गया। क्लियर, क्लियर हुआ। ठीक, क्या करना है मुझको कि मैंने अज्यूम कर लिया था ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जितना भी अमाउंट है कार्बन का वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और जितना भी अमाउंट है हाइड्रोजन का कंप्लीट कंबशन की वजह से सब कन्वर्ट हो रहा है। ये मास कितना दे रखा है, ये इतना। ठीक, तो मोल्स ऑफ कार्बन में निकालने हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है तो वो उसका एक ही मोल होगा, तो मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाई 1 ऐसा मान लो चाहे। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसे ही आएगी, कितनी आ गई 4.5। ठीक, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मैंने निकाले, मास अपॉन मोलर मास, और 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक मोल हाइड्रोजन में, सॉरी एक मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू आ गई ये। तो दोनों को सेम डिजिट में लाने के लिए 11.24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और ये 4.5 इंटू 10⁻³ अब दोनों के कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के रेशियो को निकालने के लिए जिस किसी भी चीज की लोएस्ट वैल्यू होती है उसी से सबके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना होता है। तो कार्बन वाली कम है तो कार्बन के मोल्स को डिवाइड किया तो ये तो 1 ही आएगा। ठीक, अब जब मैंने इसको डिवाइड किया हाइड्रोजन के, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 या 2.4 समथिंग आएगा, देख लेना एक बार। तो 5 मान लूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिखता हूं रेशियो। ठीक है, हाँ, तो सिंपल नंबर में से कन्वर्ट करूंगा और ये आ जाएगा C2H5, एक तरह से कार्बन 2 होंगे, हाइड्रोजन 5 होंगे। क्लियर है, तो इसमें रेशियो कितना हो गया भाई 2:5 हो गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स पूछा है, मास का रेशियो नहीं पूछा है बेटा, कि कार्बन के एटम कितने हैं और हाइड्रोजन के एटम कितने हैं। तो कार्बन के एटम 2 हैं, हाइड्रोजन के एटम 5 हैं, तो 2:5। क्लियर है बात, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो जब तक ये क्वेश्चन देखो आप पढ़ के ट्राई करो आप, है ना, आप ट्राई करो। सिल्वर कोइन है भाई, डिसॉल्व कर दिया है नाइट्रिक एसिड में।
हाँ जी, हो गई मुझे। उनके देखो यार क्या हो रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं देखो सवाल, अब देखो आराम से। एक सिल्वर कॉइन है जिसका वेग कितना है 5.82, ठीक। इसको नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया गया। अब सोडियम क्लोराइड जैसे ही ऐड करेंगे आप, तो सिल्वर जितना भी होगा वो Cl के साथ बेसिकली एक कंपाउंड बना लेगा जिसका नाम है AgCl, और AgCl किसी भी सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाता है, ठीक। तो प्रेसिपिटेटेड हो गया, ठीक है। अब जो अमाउंट ऑफ AgCl है वो कितनी निकली, 7.20 ग्राम, ठीक है। और Ag यानी कि सिल्वर का कॉइन यूज हुआ 5.82 ग्राम का। अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड आ गई इतनी। तो ये भाई साहब ये कह रहे हैं हमसे कि द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन द कॉइन इज, मीन्स ये बताना है कि ये सिल्वर का जो कॉइन था क्या ये 100% प्योर था, अगर नहीं था तो कितना परसेंट प्योर था, मीन्स कि सिल्वर का परसेंटेज वाइज अमाउंट कितना है, ठीक। तो ये बताओ जितना भी अमाउंट इसके अंदर सिल्वर का होगा वो पता कर लूं AgCl के अंदर सिल्वर कितना है, नहीं समझे बात। जितना भी डिजोल्व हुआ होगा सिल्वर, मतलब सिल्वर जितना भी अमाउंट होगा सब क्लोराइड से अटैच हो गया होगा, मतलब AgCl बन गया होगा, ठीक है। तो वो AgCl में जो सिल्वर है वो कहां से आया, भाई सिल्वर कॉइन से ही तो आया। तो अमाउंट ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इन सिल्वर कॉइन पता लग जाएगी एक तरह से, अगर अमाउंट ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इन AgCl है। क्लियर है बात, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सिल्वर इन AgCl ये आ गई, टोटल अमाउंट कितनी है कॉइन की, यानी कॉइन का टोटल अमाउंट इतना है, उसमें सिल्वर इतना है, बस हो गया काम, परसेंटेज निकल आती है। अमाउंट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ कॉइन, या मास ऑफ कॉइन, मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई बाय 100, लग गया फॉर्मूला, हो गया छुट्टी। तो यहां से एक रिलेशन बना लेते हैं। एक रिलेशन क्या है कि अगर AgCl मान लीजिए 1 मोल है तो उसमें Ag कितना होगा, एक ही मोल होगा, यही होता है। अरे यार Ag प्लस और ये Cl माइनस ऐसे तो निकलता है, ठीक। तो इससे यही तो साबित हो रहा है कि एक AgCl में सिल्वर कितना है बेटा, ठीक है ना, 1 मोल है। तो इस AgCl का मास निकालो जरा, है ना, यानी कि 1 मोल, तो ये भी कितना 1 मोल। अब 1 मोल है तो मास इक्वल टू मोलर मास हो जाएगा, तो इसका मास कितना आ जाएगा। अब Ag इसमें दे नहीं रखा, Ag का होता है 108, ठीक है ना, मोलर मास, और Cl का होता है 35.5। तो बेटा 5.85 कितना 13, 1 कैरी करेगा, और ये 143। किसका निकाला है ये मैंने, AgCl का, ये Ag का है और ये Cl का है, ठीक। तो याद रखेंगे, तो मास इक्वल टू मोलर, मोलर मास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मास इक्वल टू 143.5 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा मास इक्वल टू 108 ग्राम। अब यहां से यूनिटरी मेथड लगा दूंगा मैं, क्या लगा दूंगा कि सर इतना होता है तो ये इतना निकलेगा, तो इसके 1 ग्राम से, है ना, 1 ग्राम AgCl में मास ऑफ Ag कितना होगा, वो 108 डिवाइडेड बाय 143.5, ठीक है भाई, क्लियर है बात। अब इधर कितना मास मिला मुझे, 7.20 ग्राम मिला। तो इस 7.20 ग्राम में भी तो देखोगे, है ना, मास ऑफ Ag कितना होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 108 डिवाइडेड बाय 143.5 इंटू 7.20 ग्राम, ठीक, क्या आ जाएगा ग्राम। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। तो 7.20 में ये आ जाएगा, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा मास ऑफ Ag इन 7.20 ग्राम AgCl 5.42 ग्राम। कैलकुलेशन करके आराम से देख सकते हो, ज्यादा तुमको स्ट्रेस नहीं लेना है। कितना 5.42
ग्राफ। ठीक है, तो क्या पूछा है मुझसे? द परसेंटेज ऑफ सिल्वर, तो मास परसेंट ऑफ एजी इन कॉइन कितना आ जाएगा भाई? एजी कितना है? 5.42। मास कितना है? 5.82। कॉइन का साफ दिख रहा है मुझे, 90 समथिंग आएगा, है ना? देखो 5.42 5.82 ये हटा लो, 542 582। ठीक है, 10 टाइम्स मतलब सीधा हो जाता 1, लेकिन नहीं जाएगा, तो 0.9 समथिंग, 9 समथिंग को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 93.1 कितना जाएगा? 93.1%। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आंसर आ जाएगा, इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो और एक बार और समझ लो। ठीक, क्लियर है बात? चलिए, क्लियर है बात? चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये रहा आपके पास सामने, आपकी स्क्रीन पर, है ना? तो इसमें क्या कह रहा है साहब, ये भी 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है ना ये? और इसमें ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास दो सॉल्यूशन है। ठीक, एक है आपका 3 मोलर HCl जो कि 25 ml है, और एक है मेरे पास 4 मोलर HCl जो कि 75 ml है। ठीक, इफ द वॉल्यूम्स आर एडिटिव, मींस ये है कि दोनों को जब मिक्स किया गया है तो फाइनल जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ है, ठीक है, उसकी मोलैरिटी कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है, समझे ना? मोलैरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। तो इसके लिए क्या होता है साहब, सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। उस टाइम में क्वेश्चन आया होगा, बच्चों की मौज कट गई होगी, क्योंकि मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का मतलब ये है, हमेशा याद रखेंगे कि M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब अगर एक और मिक्सचर है, सॉरी एक और सॉल्यूशन है, तो M3 V3, फिर प्लस एक और अगर है तो M4 V4 और डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गई बात? ठीक है, जितने भी मिक्सचर हैं उनके वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा और उनकी मोलैरिटी और उसका मल्टीप्लाई, तो फिर मिक्सचर कुछ नहीं है, बस खत्म बात। आप दिख रहा है M1 V1, इसको मान लो यार तुम, तो 25। अच्छा, ml को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां भी ml में रख रहे हो आप, डिवाइड भी ml से करोगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मोलैरिटी अपने उसी टर्म में रहेगी, तो 25 इंटू 3 प्लस 75 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 75। इजी। अब क्या है, ये बेटा 100 हो गया, ये 75 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा? 300 हो गया, तो 375 अपॉन 100 हो गया, मीन्स 3.75 मोलर हो गया। तो 3.75 मोलर ये रहा आंसर, है ना? ठीक, क्लियर है बात? खत्म, कुछ नहीं था, इजी इजी क्वेश्चन है। बस मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर वाला फॉर्मूला है जो कि ये होता है, ये अप्लाई करना है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ गया। 2014 का ये क्वेश्चन था। इस तरह के आसान सवाल भी बीच बीच में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्लियर है बात? ठीक है, देख लेना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम। टू सॉल्यूशंस ऑफ HCl एंड B हैव कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 नॉर्मल एंड 0.1 मोलर रेस्पेक्टिवली। अब दो सॉल्यूशन है, देखिए, एक HCl का है, ठीक है, वो क्या है, एक A है और एक B है। HCl के दो सॉल्यूशन, एक A और एक B, हैव कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 नॉर्मल एंड 0.1 मोलर रेस्पेक्टिवली। The volume of this solution A and B required to make 2 liter of 0.2 normal HCl are required to make, मतलब उन दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम आएगा HCl का, मतलब मिक्सचर का, वो कितना आएगा? 0.2, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 लीटर फाइनल। ठीक है, तो ये जानना चाहते हैं कि वो कितना कितना वॉल्यूम हम ए और बी का ले लें, फाइनल वॉल्यूम ये है, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं वो आप इसमें कर लीजिए। क्या है वो? ठीक है, ए के लिए लिखते हैं। देखो ए का वॉल्यूम कितना है, ये हमको पता करना है। ठीक, कितना यूज किया जाएगा, और नॉर्मेलिटी ऑफ ए कितनी है, HCl के ए वाले की 0.5 नॉर्मल है। क्लियर बात? अच्छा, बी में आ जाओ। बी में देख लो, यहाँ पे बी वाले के लिए, ये ए वाले का डेटा हो गया। चलिए साहब,
बी वाले में क्या है, मैंने वी पता करना है, मुझे कितना लेना है ये, ठीक। लेकिन अगर मैं इसकी नॉर्मेलिटी देखूं तो दे नहीं रखी, देखो क्या दे रखा है, मोलैरिटी। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा कि आपका नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। एन फैक्टर यहाँ पे क्या है कि कोई भी एसिड या बेस की एसिसिटी या बेसिसिटी, बेसिकली तो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी। अब HCl की बेसिसिटी कितनी होती है, HCl की होती है 1, क्यों, क्योंकि ये एक प्रोटॉन डोनेट करता है, मतलब एक H प्लस आयन देता है एक मॉलिक्यूल HCl का, यही बेसिसिटी है। या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है, इससे भी इजी बता देता हूँ एन फैक्टर को समझना। एन फैक्टर बेसिकली ये होता है कि द टोटल नंबर ऑफ चार्ज, है ना, प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन। किसी भी कंपाउंड का, जैसे सॉल्ट ले लिया हमने NaCl, तो NaCl वाटर में जाके एक Na और एक Cl माइनस बनाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो NaCl का एन फैक्टर साहब 1 हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज काउंट करो या नेगेटिव। अब जैसे AlCl3 है, AlCl3 इसके एन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो बेटा एक Al3+ बनता है और 3 Cl माइनस बनेंगे, तो टोटल माइनस चार्ज भी 3 है, प्लस चार्ज भी 3 है, तो एन फैक्टर की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलो, तो नॉर्मेलिटी हमको पता करनी है, तो वो क्या कह रहा है, नॉर्मेलिटी इज एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो एन फैक्टर तो बेटा इसका कितना हुआ HCl का 1, और मोलैरिटी कितनी है 0.1, तो बेसिकली 1 इंटू 0.1 ये कितना आ गया, NB 0.1 ही आ गया। क्लियर है बात, ये डेटा मैंने इधर लिख लिया है, ठीक। चलो इसको हटाता हूं मैं। अब सॉल्व क्या करना है, कुछ नहीं, वही इससे पीछे वाला क्वेश्चन था, वही वही चीज लग जाएगी। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू N1V1 मींस NaVa प्लस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। समझ में आ रही है बात, ऐसे करते हैं हम, ठीक। क्या कर दिया मैंने, मिक्सचर वाला वही फॉर्मूला मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है भाई, मिक्सचर वाला मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। अच्छा, अब Va प्लस Vb एडिटिव है ना, दोनों को जोड़ के कितना है 2 लीटर, ठीक, ये हो जाएगा। तो Va प्लस Vb की वैल्यू 2 लीटर है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है बेटा 0.2। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूं कि कहां गया वो, ये डेटा 0.5, तो 0.5 इंटू VA प्लस 0.1 इंटू VB इक्वल्स टू एन मिक्सिंग कितना है 0.2 है, टोटल फाइनल 2 लीटर है। अरे ये चीज क्या है भाई, एक तरह से VA प्लस VB ही तो है आपका V मिक्सर, और वो बता रहा है कि 2 लीटर बन जाता है रिक्वायर्ड, है ना। लेकिन VA और VB कितना ऐड किया है ये पता करना है, तभी निकाल दूंगा मैं, ठीक है। तो ये 0.5 VA प्लस 0.1 VB इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0.4, है ना। सिंस वी नो दैट VA प्लस VB की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां से VA इक्वल टू क्या ले सकता हूं 2 माइनस VB, ये वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में लगा दूंगा, है ना बेटा, ये वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में लगा दूंगा, तो लगा दो भाई, VA की वैल्यू लगानी है, तो 0.1 सॉरी 0.5 और 2 माइनस VB प्लस 0.1 VB इक्वल्स टू 0.4, ठीक। आगे इधर सॉल्व कर देता हूं, 0.5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना आया 1 माइनस 0.5 VB, ठीक, और फिर प्लस 0.1 VB इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका 0.4, ठीक। सही है, समझ में आ रही है बात। चलिए, तो ये भी VB है, ये भी VB है, तो ये बेटा माइनस का है, ये प्लस का है, तो कौन सा वैल्यू ज्यादा है ये, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लो, 1 माइनस 0.4 1 माइनस 0.4 VB इक्वल्स टू 0.4 माइनस 0.4 VB इक्वल्स टू 0.4 माइनस 1, तो ये 6 आ जाएगा, तो बेसिकली VB इक्वल्स टू 0.6 माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, इस वाले माइनस अपॉन 0.4 ये कैंसिल, तो बेसिकली 2 2 3 3/2 का मतलब कितना हुआ 1.5, VB का वॉल्यूम कितना है 1.5, तो इसमें ऑप्शन देखो जरा, ऐसा कुछ है, एक ही ऑप्शन है बी वाले के लिए। आगे आगे समझ जाओ तुम, वो 2 से माइनस कर दूंगा, अरे यार सिंपल बात है ना, 2 है,
तो वी ए कितना हो जाएगा, तो वी ए 2 माइनस 1.5 हो जाएगा, कितना आएगा वो 0.5 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, क्लियर है? आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? ठीक, बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन का मामला था। ठीक, मिक्सचर के बारे में जब भी बात होगी तो मोलैरिटी को आपको, है ना, फॉर्मूला या नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला इसी तरीके से आएगा, अनटिल अनलेस कि दोनों सेम हो। अगर डिफरेंट हो रहे हैं, जैसे HCl है यहाँ पर, दूसरा NaOH है, तब चीजें डिफरेंट होती हैं, तब वो न्यूट्रलाइजेशन देखना पड़ता है। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन कोई आएगा तो वो भी करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, क्या कह रहा है ये, द डेंसिटी ऑफ अ 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट, ये इसकी डेंसिटी गिवन है भाई, है ना, ग्राम पर ml। कैलकुलेट द परसेंट बाय वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ओहो, तो किसी भी, जैसे मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला जो होता है ना, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन के अंदर थायोसल्फेट है, इसका मास परसेंट पूछ रहे हैं, तो इसका भी फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक है, कि मास ऑफ थायोसल्फेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये लगेगा? अरे नहीं यार, ये नहीं लगेगा। क्या किसमें पूछा है, कैलकुलेट द परसेंट बाय वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के बारे में पूछा हुआ है, परसेंट बाय वेट ये कितना है, समझे? इसके हिसाब से तुमको लेना है कि क्या कर सकते हैं, अब बताओ जरा, है? हाँ, तो आपको क्या करना है कि ये जो डेंसिटी दे रखी है, इसमें सोडियम का जो है एक तरह से सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही तो हुआ यहाँ पे, इसको मास में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे हम, और मास ऑफ सॉल्यूट पता कर लेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा, इसका मतलब 1 लीटर होगा, 1 लीटर का मतलब 1000 ml। ठीक है, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1000 ml, डेंसिटी आपकी 1.25 ग्राम पर ml, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1250 ग्राम। ठीक है, क्लियर है बात? तो मास ऑफ क्या है बेटा, ये सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा, खत्म हो गई बात यहां पर। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि इसी सॉल्यूशन के अंदर मास ऑफ थायोसल्फेट कितना है, मतलब सोडियम थायोसल्फेट कितना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं ये जानता हूं, कलर दूसरा आ जा भाई, हाँ, मैं ये जानता हूं कि मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वी, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलरिटी कितना है 3, वी 1 लीटर है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, यहां से 3 आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू 3, या करा चुका हूं वैसे इस टाइप के सवाल में पहले भी, तो मास ऑफ थायोसल्फेट कितना आ जाएगा 3 इंटू मोलर मास, तो 3 इंटू मोलर मास निकाल लेते हैं अब। Na का मतलब कितना होता है, 2 को 23 से कर दिया, प्लस 2 को 32 से कर दिया, प्लस 16 इंटू 3 कर दिया, देखो जरा कितना आएगा, ये आ गया तुम्हारा 46, ये आ गया तुम्हारा 4, और ये है ना, और ये आ गया 48। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18 1, और ये आपका 168। देखो क्रॉस चेक करके बताओ जरा 168 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ध्यान से देखो जरा उसको, 168 या 158 कितना आएगा, 58 आएगा। चल, हाँ ठीक है, 158, क्लियर है बात? तो 158 है, 158 को फिर मैं फर्दर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ गया साहब, 3 8 जा, ठीक, 3 5 जा, और प्लस 2 7, 3 1 जा, प्लस 1 474, ये क्या आ गया, मास ऑफ थायोसल्फेट। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके, मास परसेंट ऑफ
Na2S2O3 इक्वल्स टू क्या रख दूंगा, मास ऑफ थायोसल्फेट डिवाइडेड बाय टोटल मास 1250 और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो बेटा, और ये 5 टू दा कर लो, और ये 5 टू दा 5 5 दा। ठीक है, और ये आप लिख सकते हो 2 4 दा 8 है ना, और 2 7 दा 14, 1 2 4 दा 8 और एक 9 और ये 25। ठीक है, तो 25 को ये 3 से करेगा, 3 के साथ में कोई रिलेशन है, एक ही है, बस हो गया काम। कभी कभी आपको सारा कैलकुलेशन नहीं करना होता है, ठीक है ना। 25 3 75, 94 को डिवाइड करोगे बस, तो 3 पॉइंट यू हो गया काम। 3 पॉइंट से मतलब 3 समथिंग आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 37.92, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर मिल गया ना। मेन टारगेट आपका आंसर है बेटा, कॉन्सेप्ट में बता ही रहा हूं आपको कैसे निकलेगा। ठीक है, ठीक, क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अब ये यहां पर भी इसी तरह की कुछ बात है, देखो। द आर्सेनिक कंटेंट of an agricultural insecticide was reported as 28% As2O5. Okay, what is the percentage of arsenic in this preparation? Okay, अब देखिए कोई भी मान लेते हैं हम, टोटल जो भी पेस्टिसाइड है, मैं आपको बताऊं, मास ऑफ पेस्टिसाइड आप मान लो, क्योंकि परसेंटेज की बात होती है, तो 100 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मास ऑफ AS2O5 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का 28% निकालोगे तो बेटा 28 आएगा। क्लियर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब स्टाइक्योमेट्री लगा दो, देखो परसेंटेज ऑफ आर्सेनिक इन दिस प्रिपरेशन पूछ रहा है, जो है पेस्टिसाइड जो बनाया है उसमें आर्सेनिक का कंपाउंड ये है। अब इस आर्सेनिक के कंपाउंड में आर्सेनिक कितना, सिर्फ आर्सेनिक कितना परसेंट है, ये पूरा कंपाउंड नहीं, वो तो 28 है। ठीक, तो यहां से ये समझो बात कि अगर AS2O5 नाम की कोई स्पीसीज है जो कि दे रखी है आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, तो इसमें AS कितने हैं बेटा, 2 हैं, और 5 क्या है, ऑक्सीजन है। तो इससे तो मुझे मतलब ही नहीं, मेरा फोकस क्या होगा, आर्सेनिक पे। तो इसका 1 मोल मान लूंगा इसको, तो ये कितना बन रहा है, 2 मोल। बात सही है, और कोई भी क्वांटिटी जब 1 मोल है ना, तो फिर क्या होता है, याद है, अरे अभी इसी क्लास में कई बार बता चुका हूं मैं, ये बात ध्यान रखनी है ना। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मास निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास करना पड़ेगा। ठीक, तो मोल को मुझे मास में कन्वर्ट करना है, ये देखना है कि, क्योंकि 28 ग्राम के हिसाब से मैं निकाल के लाऊंगा, लेकिन मैं यूनिटरी मेथड से देख रहा हूं कि 1 मोल के मुताबिक क्या होगा, यानी कि बैलेंसिंग जो हम देख रहे हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा साहब, ये होगा आपका 1 मोल है तो मास मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मास कितना है, तो 2 इंटू AS का इन्होंने कुछ दे रखा है। ओके, आर्सेनिक का इन्होंने यहां पर ये ट्रिक कर दी इन्होंने, आर्सेनिक का यहां पे एटॉमिक मास नहीं दिया इन्होंने, समझे। तो नाना पाटेकर, अक्षय कुमार, ये होता है ना, नाइट्रोजन की फैमिली का है आर्सेनिक। तो इसका मेरे हिसाब से होना चाहिए आर्सेनिक का आपका कितना होना चाहिए, मैं नाइट्रोजन 75 बेटा, 75 एटॉमिक मास मैं लिख देता हूं इधर, मास ऑफ AS कितना है, 75। ठीक, तो 2 इंटू 75 प्लस 5 इंटू 16 कितना आ गया, ये 150, और ये कितना जाएगा, मतलब पंजे 80। ठीक है, 230 आ जाएगा, देखो बेटा 230 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, तो ये क्या आ गया, अब मास आ गया ग्राम में। अब ये 2 मोल है, तो इसका मास निकालने का मतलब क्या है, 2 इंटू मोलर मास, याद है, तो 2 इंटू 75 होता है इसका, तो ये कितना हो गया, 150 ग्राम। यहां से मिल गया रिलेशन, क्या मिल गया साहब रिलेशन, ये हटा देता हूं मैं, रिलेशन ये मिल गया कि अगर मैं इसके मुताबिक बात करूं
तो 230 ग्राम अमाउंट ऑफ AS2O5 contains how much? 150 ग्राम AS। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा बेटा? तो बेटा वो हो जाएगा 150 अपॉन 230, है ना। तो फिर 28 ग्राम में कितना होगा सर? तो बेटा बस कुछ नहीं करना है, 150 अपॉन 230 मल्टीप्लाई बाई 28, यहाँ से आंसर आ जाएगा ग्राम AS। ठीक, अरे बात समझ हो गया। एक जीरो से जीरो हटा दो, ये 23 है यार, ये तो डिवाइड होगा नहीं, ऊपर का हिसाब किताब मुझे देखना पड़ेगा फिर, है ना। तो 23 बन जा और 115 जा 15, तो 15 के आसपास है कोई आंसर? एक ही आंसर दे रखा है 15, तो लेकिन ये नहीं आएगा क्या? देखना जरा ध्यान से। 150 है, 15 है, 16 है, 18 है, 15 है, 16 है, 18 है ना, ये सब है, लेकिन 15 नहीं आएगा क्योंकि इसमें अभी 5 बाकी है और 18 के आसपास आना है। चलो कर देता हूँ पूरा सॉल्व तीनों के लिए, परेशान मत हो। दोबारा देख लो भाई, है ना। क्या लिखा बेसिकली वो हमने? 150 अपॉन 230 मल्टीप्लाई बाई 28, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है बात। अब तुम इसको देखो 23 और 28, यहाँ देख लो तुम 23 और ये 23 बन जा 23, 5 बचेगा, डेसिमल लगा के ये जीरो आ जाएगा, 23 टू जा 46, 4 बचेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, 23 बन जा, ठीक। तो 1.21, अगर मैं 1.21 को मल्टीप्लाई करूं 15 से तो कितना आएगा? 15 वन जा 15, 1 कैरी करेगा ये 31, ये 3, 15 वन जा 15 और 3 18, ठीक है। तो ये तो 18.15, समझ में आई बात। तो इसका मतलब नियर बाय आंसर क्या हुआ मेरा? 18, ठीक है। 15 नहीं आएगा, आपका क्या आएगा? 18। क्लियर है, मैंने करके आपको दिखा दिया इजीली, ठीक। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है हमारे पास? क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई? ठीक, चलो बेटा नेक्स्ट देखो। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि एक एनालिसिस हुई साहब, ठीक है, अच्छी बात है, एनालिसिस आपने की, बढ़िया काम किया, है ना। एनालिसिस कर रहे हैं हम, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए सवाल तैयार कर दे रहे हैं एनालिसिस करके। हाँ, तो एनालिसिस शो द बाइनरी कंपाउंड ऑफ एक्स, एटॉमिक मास कितना है? 10, ठीक है, एंड वाई contains 50% X, the formula of the compound is okay। अगर मैं पूरा कंपाउंड बना लूं, ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि X का N कितना आएगा और Y का N कितना आएगा, ठीक है। मे बी बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट, मतलब X की क्वांटिटी कितनी है, Y की क्वांटिटी कितनी है, फॉर्मूला बन के क्या आएगा ये बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन ओवरऑल ये है कंपाउंड कितना माना जाएगा? 100%, सबसे वही बात आ गई, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं मास ऑफ एक्स कितना है? 50%। अब 100 का 50% मतलब 50 आ गया, तो जब एक का 50 है तो दूसरे का भी क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। 100 माइनस ये वाला 50 तो 50, ठीक है, ठीक है। तो मास अपन मोलर मास क्या होता है? एन। अरे मास अपन मोलर मास क्या होता है? बोलो भाई, एन होता है नहीं होता? बस तो हो गया काम, ठीक, यहीं से निकल जाएगा। मोल्स ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे? तो बेटा 50 अपॉन एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी एटॉमिक मास 10, कितना आ गया? 5। मोल्स ऑफ पाई कितने हो जाएंगे? 50 अपॉन 20, है ना, कितना हो जाएगा? 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। अब मैंने ये बताया था मोल्स फाइंड आउट करने के बाद में ये वही इसमें तरीका यूज हो रहा है जो बुक में बहुत लेंथी सवाल होता है, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको बताना है,
है ना, कि क्या होगा। उसमें मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स दे रखी है, फिर उसमें क्या करते हो आप, बेसिकली मास परसेंटेज जब दे रखी है तो मास पता कर लिया, मास पता कर लिया तो मोल निकाल लिए। मोल निकालने के बाद आप ये करते हो, अगर 2 3 4 एलिमेंट भी हैं तो सबसे कम जिसके नंबर ऑफ मोल्स आए वो वैल्यू हर किसी के मोल्स को डिवाइड करती है। ठीक, तो सबसे कम किसके आए, इसमें तो 2 ही एलिमेंट है, तो उसको कम मोल ये है 2.5। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एक्स निकल जाएगा यहां से। रेशियो ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 5 डिवाइडेड बाई 2.5, डबल हो गया था, है ना। इसी तरह से रेशियो ऑफ वाई, तो ये तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5, ये तो 1 है। तो बेसिकली एक्स कितना है, 2 है, वाई कितना है, 1 है। ये फॉर्मूला आ गया आपका, है ना। ये क्या आ गया आपका, फॉर्मूला आ गया। एक्स टू वाई, क्या है आंसर मेरे पास, बी। सही है भाई, 21 का आंसर, ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी आ गया। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक। चलो खत्म हुई कहानी। अगला सवाल, नेक्स्ट, नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं, अगले सवाल पे देख चलते हैं। चलिए था, देखो खत्म कर देंगे आज ही, कुल मिला के 25 सवाल हैं इसमें। आज ही क्या, खत्म तो होना ही है इसी वीडियो में। 25 है बस, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सब्र कर लो। 22 पे चल रहे हैं हम, ये 3 सवाल और हैं, वो भी इजी हैं, हो जाएंगे आराम से। क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एसटीपी। अरे वाह, मौज आ गई, इजी सवाल, सिंपल। ग्राम दे रखा है, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो बस। ठीक है, होता क्या है फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए किसी भी गैस के एसटीपी पे, मैंने बताया था पिछले, पीछे भी एक सवाल आया था, याद हो, एट एसटीपी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो मुझे मोल्स नहीं पता है, मैं मोल्स में कन्वर्ट कर लूंगा और मुझे वॉल्यूम निकाल दूंगा, फिर ये इधर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको आ जाएगा। तो मोल्स क्या होते हैं बेसिकली, वो यहीं पर रख दूंगा, अभी मैं डायरेक्ट रख दूं फॉर्मूला, तो ऐसा रख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू एन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 22.4 लीटर। तो एन क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक, मास कितना दे रखा है, 16। ऑक्सीजन गैस है तो मोलर मास 32 हो जाएगा, और 22.4 लीटर, ले 1 2 और ये 11.2 लीटर हो गया। कितनी देर लगी, खत्म, है ना। क्या हो गया आंसर, 11.2 लीटर हो गया, खत्म हो गई बात। देखो एट एसटीपी, ये फॉर्मूला मेरे पास, बता चुका हूं, ये पिछले भी, इससे मतलब पिछले से मतलब इससे पीछे भी क्वेश्चंस आए थे। तो याद नहीं आ रहा होगा तुमको, तुमने देख लेना अपने आप, मैं नहीं याद दिलाऊंगा, सारी मेहनत मैं क्यों करूं, करा चुका हूं क्वेश्चन, इस पे आया हुआ है और भी क्वेश्चन ना, इससे पहले ही बता चुका हूं कि ये फॉर्मूला यूज होता है। तो इसी में मैंने ये देखा, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स के पे कहता हूँ मास अपॉन मोलर मास, तो मास दे रखा है 16 ग्राम, बस लगा दिया, मोलर मास ये आ गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो बेटा आंसर आगे बढ़ते हैं आप, बढ़िया। हाँ, तो क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद, ओके, कंपाउंड ए इज 1 मोल ऑफ कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड HI गिव 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयन। ले, अरे ये ऑर्गेनिक का सवाल यहाँ क्यों रख दिया, ये सवाल इथाइल आयोडाइड है, CH3CH2I बनेगा, ये एक्सेस में ले रखा है, तो कंपाउंड ए पूछा है, कंपाउंड ए इज मिथॉक्सी बेंजीन, डाइमिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी और आपका मिथॉक्सी इथेन, ये होगा आंसर। ये उसकी रिएक्शन है अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स में, एक्सिस HI की प्रेजेंस में जब करते हैं तो कंपाउंड जो है आपका 2 तरह का बन सकता है, बेस्ड ऑन की सिमेट्रिकल ईथर लिया है आपने, अनसिमेट्रिकल लिया है, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, तभी कर लेंगे, लेकिन इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। ये ऑर्गेनिक का सवाल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया बेवजह। चलो आगे देखते हैं हम।
कोई बात नहीं, आ जाता है। 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वही M1V1 हो गया। 100 ml ऑफ 0.1 NaOH है। ओहो, द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज, मौज काट दी साहब इन्होंने। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का। ठीक, तो जो मैं कह रहा था आपसे कि अगर जो मिक्स किए जा रहे हैं सॉल्यूशन वो सेम नेचर के हैं, तो वही M1V1 प्लस M2V2 या फिर N1V1 प्लस N2V2। लेकिन क्या हो कि एक एसिडिक नेचर का है, एक बेसिक नेचर का है, उन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, तब क्या होगा, है ना? तब जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी क्या होगी, वो कैसे निकलेगी, इसका क्या तरीका है, ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। ठीक, तो 100 ml अगर 0.1 मोलर H2SO4 दे रखा है तो क्या कर सकते हैं? ठीक, तो ये M1 या N1 इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं कन्वर्ट भाई। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, H2SO4 के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, दोनों को नॉर्मेलिटी में ले जाओ बेसिकली। अरे यार, एक सा करना पड़ेगा ना, क्योंकि n पूछा है ना, तो दोनों को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लो। इसका H2SO4 क्या दे रखा है, V1 कितना, 100 ml। M1 कितना दे रखा है इसका, 0.1 मोलर। अच्छा, H2SO4 से दो H प्लस निकलते हैं और SO4 2 माइनस, मतलब इसकी बेसिसिटी जो है वो 2 है, तो इसीलिए N1 इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.1, तो ये 0.2 हो जाएगा। ठीक, चलिए NOH पे आ जाते हैं। इसके V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी इसको V2 कहेंगे ना, V2 100 ml और N2 कितना है, 0.1। ठीक, हाँ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या हो सकती है, अरे भाई NaOH प्लस H2SO4, है ना? तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O, ये बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। लेकिन ये कब होगी, जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के इक्वल होंगे या नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल होंगे। अब एक ज्यादा हो एक कम हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें यही पता करना है कि किसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है और किसके कम है। अगर दोनों के इक्वल है तो खत्म हुई कहानी, लेकिन कुछ ना कुछ बचेगा, या तो ये बच रहा होगा या ये बच रहा होगा। तो याद करो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय V इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी और V इन लीटर दोनों मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया, नॉर्मेलिटी 0.2 और 1 लीटर मान के चलेंगे तो 0.2 आ जाएगी। ठीक है भाई, और इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा इस हिसाब से, तो सर 0.1 इंटू 1, तो ये कितना हो गया, 0.1। अब कौन सी अमाउंट ज्यादा है, 0.1 के 0.2, तो 0.2 ज्यादा है। तो इसका मतलब इस मिक्सचर में जो दोनों को मिलाया गया होगा उसमें H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होने की वजह से जो अमाउंट H2SO4 की होगी इक्वल, वो तो रिएक्ट कर जाएगी, बचेगी कितनी, है ना? तो एसिडिक नेचर हो गया, तो मैं यहां से कह सकता हूं रिमेनिंग अमाउंट ऑफ H2SO4। तुमने देखा ना अभी कि एक मोल के लिए एक मोल चाहिए, तो अगर 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो तो ये कितना बच जाएगा, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट बच जाएगा, है ना? अब इस 0.1 इस 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट की हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है भाई? अरे सॉरी, ये 100 ml दे रखा था वॉल्यूम, मैंने 1 ले लिया, तो इसमें ऐसा करो 100/1000।
सर ये वाला सवाल आपने लेंथी कर दिया है ना, 0.02 हो जाएगी। और ऐसे ही इसको कर लो 100/1000, तो ये कितना हो जाएगा 0.01। ठीक है, तो 0.02 0.01, इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। बस अब कुछ नहीं है यार, नॉर्मलिटी निकल जाएगी, नॉर्मली जैसे निकलती है नॉर्मलिटी। ये फाइनल जो बचा हुआ चीज होगा वो यही तो होगा। नेचर कैसा होगा एसिडिक। अब एसिडिक में ये अमाउंट इतनी है, वो तो न्यूट्रलाइज हो गई, वो न्यूट्रलाइज हो गई आपस में कितनी 0.01 से 0.01 इसका अमाउंट न्यूट्रलाइज हो गया। जो बचा हुआ अमाउंट है वो H2SO4 का है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे। तो फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बात ये आती है कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कितना लगाएं, है ना, यही कह रहे हो आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना लगाएं। तो बेटा ऐसा है जब दोनों को मिक्स किया है तो 100 ml ये 100 ml ये दोनों मिला के कितना हो गया 200, सही है, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दूंगा 1000, अभी तो लीटर आएगा। ठीक, बस तो हो गई बात। 5 n इक्वल्स टू 0.05 है कुछ ऐसा, बिल्कुल है सर। कहाँ है, यहाँ। ठीक है, क्लियर बात, क्लियर, दोबारा समझ लो। इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मुझे रेशियो मतलब हिसाब किताब देखना पड़ेगा, मतलब स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगेगा। मैं लिख देता हूं फिर से। अगर 1 मोल H2SO4 है तो 1 मोल NaOH को लेके क्या बना ले रहा है Na2SO4 प्लस H2O, समझे। तो रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक, मतलब इसका जितना अमाउंट होगा वही तो इससे केमिकली रिएक्ट करेगा 0.01 का 0.01 से, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। तो बस हो गया काम। अब रिमेनिंग अमाउंट H2SO4 की है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 फाइनल वॉल्यूम, और ये तो 1000 लीटर की वजह से आया है, फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया है। चलो आराम से देख लो आप इसको, कई बार आराम से प्रैक्टिस कर लेना, बढ़िया से कर लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। कौन सा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये सारे PYQs जो अब तक आए हैं, हालांकि बहुत रिसेंट नहीं आए, ज्यादातर केसेस में पुराने ही सवाल हैं, जैसे 2014 का है, और शुरू में जो हमने किए थे सॉल्व, है ना, वो भी इतने पुराने थे, ज्यादा रिसेंटली इसमें नहीं आए क्वेश्चंस। लेकिन यू नेवर नो कि कब क्या आ जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। बहुत लंबे टाइम से इससे क्वेश्चन नहीं आए तो हो सकता है इस बार ही आ जाए, है ना। 15 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है। देखो ये 23 में आया था, ये कराया था आपको वेपर डेंसिटी वाला। 23 में ये आया था, फिर 24 में ये आया था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सालों से नहीं आया है, हाँ एक आध साल से नहीं आया अभी बीच में, लेकिन अब आ सकता है। तो इसी के लिए ये जरूरी था कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने ये सॉल्व करा दिए आपको क्वेश्चन, है ना। मैंने ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए। अब इसके जरिए भी आपको महसूस हो सकता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी कॉन्सेप्ट कितने के लिए। ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर से हमारे इसी शिक्षा मी के चैनल पर, शिक्षा मी जेई में, है ना। AMU बीटेक के प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर आ चुके हैं आपको, जैसे मैंने बताया। तो ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा बहुत जल्द। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।